साथ कभी कभी विक्रांत भी नोटी हो जाता था। अब अंशा उसके ऊपर बैठ जाती है, बालों की लटें चेहरे पर लहराती हैं और वो बर्फीली मुस्कान के साथ बोलती है, आज का टॉर्चर स्पेशल है जिसमें दर्द नहीं, सिर्फ तेज धड़कने होंगी। अंशा विक्रांत का चेहरा दोनों हथेलियों में लेकर प्यार से चूमती है, धीरे नटखट अंदाज में, और फिर अचानक उसकी टी शर्ट खींचकर दूर फेंक देती है। अब आपकी सारी शराफत मेरी दुनिया के रूल्स से बाहर होगी। विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, तुम्हारी ये बगावत जान ले सकती है स्वीट हार्ट। अंशा ने विक्रांत के चेस्ट पर उंगली रख दी। तो मरने दो, लेकिन आपकी बाहों में। फिर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। रूम की लाइट्स धीमी हो चुकी है, कैंडल्स की रोशनी में सिर्फ दो धड़कनों की गूंज है जो एक दूसरे से बदला लेने के बहाने प्यार में गिरफ्तार हो चुके हैं। विक्रांत अंशा के होंठों पर किस कर रहा था और उसके दोनों हाथ अंशा की टी शर्ट के अंदर जा रहे थे। अंशा को गुदगुदी हो रही थी और वो इधर उधर हो रही थी। एक लंबी डीप किस के बाद अंशा अपनी बेकाबू सांसों को संभाल रही थी और विक्रांत अंशा के लाल सुर्ख होंठों को देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, विक्रांत ओबेरॉय को छेड़ना अब तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। अंशा विक्रांत की बात सुनकर क्यूट फेस बनाकर बोली, कॉलेज से तो संडे की छुट्टी मिलती है, पर तुम्हारे रोमांस से कभी छुट्टी नहीं मिलती। हबी, मुझे आपकी बाहों में सुकून से सोना है, प्लीज आज इलू इलू नहीं। विक्रांत अंशा के गाल पर किस करके डीप वॉइस में बोला, कुछ घंटों की तो गारंटी दे सकता हूँ, बाकी मुझसे उम्मीद मत करना। अंशा क्यूट तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, सच में आप बहुत थरकी हो। स्विट्जरलैंड, शाम के 5 बजे, डेनिस और उर्वशी के स्वीट में। धूप की आखिरी किरणें पर्दों से छनकर अंदर आ रही थीं। हवा में अब भी बीती सुबह की गंध थी, पसीने, परफ्यूम और अधूरी हसरतों की मिली जुली महक। डेनिस बाथरूम से सिर्फ एक टॉवल लपेटे निकला। बाल गीले थे और पीठ पर पानी की बूंदें फिसलती जा रही थीं। उर्वशी बिस्तर पर बैठी थी, एक साटन का लूज रोब पहने, बाल खुले और हाथ में कॉफी का मग। उसकी नजर सीधी डेनिस की पीठ पर जा टिकी। ओह, ये तो गहराई से गया है, उर्वशी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा और मग नीचे रखकर बिस्तर से उठी। डेनिस ने पलटकर देखा। क्या डेनिस जी, आपकी पीठ देखी है? बिल्कुल ऐसे लग रहा जैसे किसी जंगली बिल्ली ने नोच दिया हो। फिर उर्वशी मुस्कुराई और धीरे से उसकी पीठ पर उंगली फिराई। डेनिस सिहर गया। उर्वशी, मत छेड़ यार, बहुत जल रहा है। अच्छा, उर्वशी ने अपनी उंगली से एक निशान पर जोर देते हुए कहा, सुबह तो बोल रहे थे और अब जल रहा है। डेनिस ने उर्वशी की ओर घूमते हुए उसकी कमर थाम ली। सुबह जो हुआ उस पर तो किताब लिखी जा सकती है। डेनिस की आंखों में एक चमक थी और होंठों पर शरारत। उर्वशी हंसी। किताब नहीं, पूरी सीरीज बनेगी। एपिसोड 1, उर्वशी का पंजा, और एपिसोड 2, डेनिस का टॉवल फिसलता है। डेनिस उर्वशी की कमर पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोला, नहीं डार्लिंग। एपिसोड 2, डेनिस की जलती पीठ पर उर्वशी की बर्फीली चुम्मियां। वो मुस्कुराई और अचानक उसकी पीठ पर झुककर एक लंबी ठंडी किस दी। डेनिस ने आंखें बंद की। ये अत्याचार है। कौन सा, पिछली रात वाला या आज सुबह वाला? डेनिस ने आंखें घुमाकर पूछा। दोनों, मगर अब मजा आ रहा है। डेनिस ने धीरे से उसकी कमर कसकर उसे अपनी ओर खींच लिया। डेनिस डीप वाइनेस में बोला, लेकिन अभी तक तुम्हारा हिसाब बाकी है। हिसाब? किस बात का? उर्वशी जानती थी, पर फिर भी अनजान बनते हुए पूछ रही थी। डेनिस डेविल स्माइल करते हुए बोला, उस पल का जब तुमने मेरी गर्दन पर दांत गड़ा दिए थे। ओह, वो तो प्यार था जानू, थोड़ा वाइल्ड वाला। उर्वशी ने डेनिस की गर्दन पर झुकते हुए फिर से हल्की काट ली। डेनिस हंस पड़ा। वाइफी, तुम वाइल्ड हो चुकी हो, अच्छा है। और आप पागल, जिसकी पीठ पर मेरा नाम गुदा है नाखूनों से। उर्वशी अब पूरी तरह डेनिस के सामने थी। उसकी आंखों में शरारत थी और शरीर में वो पुरानी बेचैनी। उर्वशी नोटी स्माइल करते हुए बोली, आपको पता है? डेनिस मुस्कुराते हुए पूछा है। क्या, इस पीठ को फिर से सजाने का मन है? थोड़ा नीचे तक जाना है आज। उर्वशी इविल स्माइल करते हुए बोली। डेनिस ने टॉवल कसकर पकड़ा। सुनो, वाइफी अगर नीचे गई तो ये टॉवल नहीं रुकेगा। तो कौन कह रहा है कि रुके? उर्वशी मुस्कुराई और अपने नाखून डेनिस के पेट तक सरकाए। वाइफी। डेनिस की आवाज अब धीमी और भारी हो चुकी थी। तुम मेरा पेशेंस टेस्ट कर रही हो। उर्वशी मुस्कुराते हुए बोली, और आप पास हुए हैं, अब इनाम मिलेगा। उर्वशी ने एक झटके में डेनिस का टॉवल जमीन पर गिरा दिया। डेनिस ने उसकी कमर पकड़ी, उसे उठाकर बिस्तर पर गिरा दिया। अब तुम्हें दिखाता हूँ
असली सजा क्या होती है? सजा नहीं, बदला लो, पीठ का बदला। उर्वशी हंसती रही जबकि डेनिस उसकी गर्दन पर झुका। अब कमरे में न कोई शब्द रहा, न कोई पर्दा, सिर्फ दो जिस्म थे जो एक दूसरे की हंसी, चुम्मियों और नोक झोंक से सुलग रहे थे। रात के 7 बज रहे थे। कमरे में अब सिर्फ बिखरे कपड़े, बिखरे बाल और तेज सांसें थीं। उर्वशी डेनिस की बाहों में सिमटी थी और डेनिस अब भी उसकी गर्दन पर हल्के किस कर रहा था। अब उठ भी जाओ मिसेस भारद्वाज, वरना पार्टी मिस कर देंगे, डेनिस ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। कौन सी पार्टी? मुझे तो बस आपकी बॉडी की पार्टी करनी है पूरी रात। उर्वशी ने उसका सीना चूमते हुए जवाब दिया, यू नॉटी विलन क्वीन। डेनिस हंस पड़ा और फिर वो बेड से उठा। तभी फोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई। एक मैसेज आया था। डेनिस ने देखा, इन्विटेशन फ्रॉम मिस्टर जियोवानी, टुनाइट्स एक्सक्लूसिव माफिया गैला एट होटल ग्रैंड एक्लिप्स, ड्रेस कोड डार्क, डेंजरस एंड डिजायरेबल। उर्वशी ने उसकी नजरें पढ़ ली। ओह, तो फिर से गेम ऑन, इस बार पब्लिकली बेबी। डेनिस ने उसकी ओर देखा। ये सिर्फ पार्टी नहीं है, ये जंग है। जियोवानी को नहीं पता कि उसकी पार्टी में सबसे बड़ा बम हम दोनों हैं, और मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ फटने को। उर्वशी ने आंख मारते हुए कहा। डेनिस जी, ड्रेस कोड याद है? डार्क, डेंजरस एंड डिजायरेबल। डेनिस उठकर बाथरूम की ओर बढ़ा। डार्क मेरे अंदर है, डेंजरस मेरी चाल में, और डिजायरेबल वो तो तुमने खुद देखा है वाइफी, और फील भी किया है कई बार। उर्वशी मुस्कुराया। चलो आज जियोवानी की पार्टी में तड़का लगाते हैं। दोनों ने साथ में शावर लिया और फिर रेडी हुए। उर्वशी ने ब्लैक सिल्क गाउन उठाया, बैकलेस, थाई हाई स्लिट के साथ, और बोली, आज जियोवानी की बीवी को दिखाती हूँ असली डिजायर क्या होता है। वाइफी हनीमून पर आकर तो तुम देवी से बेबी बन चुकी हो, डेनिस ने बाल सट करते हुए कहा। उर्वशी शर्मा कर डेनिस की बाहों में छुप जाती है। रेडी होकर दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराए। अब कमरे से बाहर निकलने का वक्त था। फिर वो लोग पार्टी के लिए निकल गए। रात 9:30 बजे होटल ग्रैंड एक्लिप्स। पार्टी अपने शबाब पर थी। म्यूजिक, शैंपेन और तेज रोशनी के बीच अमीरों की भीड़ हंसी और षड्यंत्रों से गूंज रही थी। तभी हॉल के बड़े दरवाजे खुले और सबकी नजरें वहीं टिक गईं। ब्लैक बैकलेस स्लिट गाउन में उर्वशी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान रेड कारपेट पर चल रहा हो। उसकी चाल में हत्यारा कॉन्फिडेंस था और होंठों पर आधी मुस्कान, जैसे किसी के दिल का कत्ल करने आई हो। Who the hell is she? जियोवानी की बीवी ने अपने फ्रेंड से पूछा। कॉकटेल का ग्लास हाथ में कांपने लगा। ऑफ, she's hot. उसकी दोस्त फुसफुसाई। And the man with her? Damn, माफिया बार्बी एंड कैन। डेनिस ब्लैक टक्स में उसकी कमर थामे हुए था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ उर्वशी पर थीं। वो किसी और को देखने में इंटरेस्टेड नहीं था। उर्वशी जानती थी सब उसे देख रहे हैं और वो हर उस नजर को जलाकर राख करने आई थी। तभी एक इन्वेस्टमेंट टाइकून विंसेंट नाम का उर्वशी के करीब आया। वेल, आई हैवंट सीन अ गॉडेस लाइक यू इन ईयर्स। केयरफुल। उर्वशी मुस्कुराई। वो करीब आया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। सच सॉफ्ट हेयर, डेंजरस ब्यूटी। उर्वशी का चेहरा मुस्कुराता रहा, लेकिन उसकी आंखें सख्त हो गईं। और तभी डेनिस आया, बिल्कुल चुपचाप, लेकिन आंखों में आग थी। हाथ नीचे कर, वरना उंगलियां हमेशा के लिए मुड़ जाएंगी। उसका गला भारी था, लेकिन आवाज बर्फ से भी ज्यादा ठंडी। विंसेंट चौंका, लेकिन हंसने की कोशिश की। रिलैक्स मैन, आई वॉज जस्ट अप्रिशिएटिंग ब्यूटी। तेरे बाप के म्यूजियम की मूर्ति नहीं है ये, जो हाथ लगा के देखेगा। डेनिस ने उसकी कॉलर पकड़ ली। डेनिस जी। उर्वशी ने हल्के से हाथ रखा उसके सीने पर। नॉट हियर बेबी, वरना जियोवानी को अपनी पार्टी में बॉडी बैग्स गिनने पड़ जाएंगे। वो तो गिन ही रहा होगा। अब इस हरामी को भी जोड़ ले लिस्ट में। जियोवानी दूर से देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसे मजा आ रहा था, जैसे वो इन दोनों को शो पीस की तरह पेश कर रहा हो। विंसेंट डर के मारे पीछे हटा। फाइन, नो ऑफेंस। ऑफेंस तो तभी हुआ जब तूने मेरी वाइफ को छूने की कोशिश की। डेनिस ने उसे धक्का दिया और उर्वशी की कमर फिर से थाम ली। वाइफी, तुम्हारे बाल ठीक है ना? डेनिस ने धीरे से पूछा। अब होंगे? उर्वशी ने डेनिस को आंखें मारी। जब आप खुद हाथ फेरोगे। डेनिस ने उसके बालों में हाथ डाला और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। आज रात किसी और ने छुआ तो आग लग जाएगी, लेकिन मैं तो जलाऊंगा धीरे धीरे। तो फिर आज की रात लंबी होने दो मिस्टर पॉसेसिव। दोनों एक दूसरे की आंखों में गहराई से देख रहे थे,
जैसे दुनिया को भूलकर बस एक दूसरे में डूब जाना चाहते हो। डेनिस और उर्वशी धीरे धीरे पार्टी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीछे से कोई आवाज कानों में चुभती है। क्लास तो पैसों से नहीं आती स्वीट हार्ट। कुछ लोगों को बस सस्ते कपड़े महंगे लगा देने से रॉयल्टी नहीं मिल जाती। जियोवानी की बीवी वनेसा, उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा था। उर्वशी की तरफ देखते हुए उर्वशी रुक गई। एक्सक्यूज मी? उसने मुड़कर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। वनेसा मुस्कुराई। ओह सॉरी हनी, आई थॉट तुम वेट्रेस हो, लेकिन फिर देखा कि कपड़े ज्यादा छोटे हैं और एटीट्यूड ज्यादा बड़ा। कुछ औरतें हंसी दबा रही थीं। कैमरे पलट गए और माहौल गर्म हो गया। उर्वशी एक कदम पास आई। स्वीटी, अगर मेरी ड्रेस तेरे मर्द की नजरें खींच रही है तो प्रॉब्लम मेरी ड्रेस में नहीं, तेरे मर्द की भूख में है। डेनिस अपनी वाइफी का ये रूप देखकर खुद शॉक्ड था। वो तो अपनी उर्वशी को मासूम समझता था, पर उर्वशी का ये भी एक साइड था। डेनिस तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रहा था। माइंड योर लैंग्वेज, वेनेसा की आवाज ऊंची हुई। तुम मेरी लैंग्वेज नहीं हैंडल कर सकती, उर्वशी ने फूल एटीट्यूड में कहा। यू पिच, वेनेसा ने हाथ उठाया। छटाक, उर्वशी ने उसका हाथ बीच में ही रोक लिया। डोंट यू डेयर। उर्वशी की आवाज में बिजली थी। मैं महलों में पली नहीं, लेकिन किसी रानी की तरह लड़ना जानती हूँ। थप्पड़ मारने से पहले सोच, कहीं तेरा मेकअप गिर गया तो तेरी पहचान कौन करेगा? वनेसा गुस्से से कांपने लगी। तभी जियोवानी बीच में आया। इनफ, दिस इज माई पार्टी, नॉट अ फिश मार्केट, उसने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन आंखें सीधे डेनिस पर थीं। लुक्स लाइक योर पार्टी स्लिपिंग आउट ऑफ योर हैंड्स। जैसे तुम्हारा एम्पायर जियोवानी, डेनिस ने ताना मारा। जियोवानी मुस्कुराया। स्टिल बिटर अबाउट द वेनिस डील? और वॉज इट दैट लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां तुमने मुझे पब्लिकली इंसल्ट किया था? तुमने अपनी गलती का बदला लेने की बहुत घटिया जगह चुनी। डेनिस आगे बढ़ा। क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरे कॉर्पोरेट दुश्मन नहीं रहे, अब तुमने मेरी लेडी को टारगेट किया है। दैट्स पर्सनल जियो। जियोवानी का चेहरा कड़ा हो गया। तो फिर गेम ऑन मिस्टर डेनिस, लेट्स सी कौन पहले जलता है, तुम्हारा प्यार या तुम्हारी कंपनी। दोनों नहीं जलेंगे। डेनिस ने एक सिगरेट निकाली, लेकिन लाइट नहीं की। तू जलेगा और तेरी बीवी देखेगी। वेनेसा, दिस इजंट ओवर, यू चीप, उर्वशी ने घूरते हुए कहा। नहीं स्वीटी, ये अभी शुरू हुआ है और अब जलन से तुम्हारी स्किन भी तुझसे नफरत करेगी। जियोवानी और वेनेसा गुस्से से उबलते हुए पीछे हटते हैं, लेकिन अब पार्टी की हवा बदल चुकी थी। डेनिस ने उर्वशी की कमर थामी और फुसफुसाया। मुझे नहीं पता था मेरी उर्वशी का ये भी साइड है। उर्वशी बस मुस्कुराई, एकदम झटक कर पीछे हट गई। तुमने उस रात मुझे छू लिया था, उसके बाद तुम्हें मुझे छूने का कोई हक नहीं। तुम जानती हो मैं उस वक्त कौन था? मुझे समझ नहीं थी, मैं पागल था। मेरे लिए रिश्ते सिर्फ मजाक थे, डेनिस ने थोड़ा गिल्ट के साथ कहा। तुम आज भी वैसे ही हो डेनिस, फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त मेरी कोक को मारा था और आज उर्वशी के दिल को मार दिया। प्रिय ने अपनी बातों के तीर सीधा डेनिस के दिल पर मारे हो। डेनिस बुरी तरह हाँफ रहा था। तुम यहाँ जियोवानी के कहने पर आई हो, है ना? ये सब बदले के लिए? प्रिया हंसी, एक थकी हुई टूटी हुई हंसी। बिल्कुल, मैं तुम्हें माफ कर देती अगर तुम मुझसे माफी मांगते, लेकिन तुमने कभी पलट कर भी नहीं देखा, और जब मुझे देखा भी तो बस अपनी शादी बचने के लिए। और अब जब तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा तो बुरा लग रहा है। तुम चाहती क्या हो प्रिया? डेनिस ने गुस्से में पूछा। सच की कीमत, और जो तुमने छीना था उसका हिसाब, प्रिया ने आंसू बहाते हुए कहा। डेनिस गुस्से में उसकी ओर बढ़ा। डोंट प्ले द विक्टिम नाउ, तुम्हें भी पता था हम क्या कर रहे हैं। शट अप, प्रिया चिल्लाई। मैं तुमसे प्यार करने लगी थी डेनिस, और तुमने सिर्फ मेरा शरीर देखा। इनफ, डेनिस दांत भींचता है। तुम चाहती क्या हो अब? पैसे, सिंपैथी, हेडलाइंस? प्रिया ने डेनिस की आंखों में देखकर कहा। मैं चाहती हूँ उर्वशी को सच पता चले और वो खुद तय करे कि क्या करना है। और प्रिया तेज कदमों से वहां से चली निकल गई। वही पार्टी हॉल के कोने में अकेली बैठी उर्वशी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें गिरने नहीं दे रही थी। चारों तरफ अभी भी पार्टी चल रही थी, लेकिन उसका मन जैसे शोर से दूर किसी सन्नाटे में डूब चुका था। एक वेटर उसके पास आया। मैम, आपको कुछ चाहिए? हाँ, अकेलापन, वो धीमे से बोली। डेनिस उसे खोजता हुआ वहां आता है। वाइफी। उर्वशी डेनिस की ओर देखती है। उसकी आंखें लाल थीं, पर आवाज ठंडी। डोंट, जस्ट डोंट, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता था। डेनिस उसके करीब आते हुए बोला। पर अपने छुपाया डेनिस जी, और अपने सिर्फ मुझसे नहीं।
खुद से भी झूठ बोला। उर्वशी उठती है। उसकी ड्रेस का आंचल हल्के से फर्श पर गिरा और फिर हवा में लहराया, जैसे कोई रिश्ता खत्म होते हुए फुसफुसा गया हो। उर्वशी गुस्से में बोली, मैं जा रही हूँ। डेनिस ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। आई लव यू उर्वशी, प्लीज, आई वॉज अ डिफरेंट मैन देन, लेकिन मैं वो लड़की नहीं हूँ जो आपका अतीत झेल सके। मैं आपका अब थी, लेकिन अब नहीं रहना चाहती। उर्वशी पीछे मुड़ती है और तेज कदमों से बाहर निकल जाती है। पार्टी हॉल के बड़े कांच के दरवाजे बंद होते हैं और डेनिस के पीछे खाली आवाज गूंजती है। डेनिस खुद से गुस्से में बोला, उस कमीने चंदन को प्रिया का सच बाहर लाने से रोक, तो ये कमीना जवानी प्रिया को उठाकर मेरे हनीमून पर ही ले आया। मुझे उर्वशी को समझना ही होगा, क्योंकि उसके बिना मैं नहीं जी सकता। वहीं होटल से कुछ दूर उर्वशी अकेली बैठी थी, कंधों पर शॉल डाली हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा सख्त। उसने मोबाइल की स्क्रीन बार बार ऑन एंड ऑफ की, जैसे कोई कॉल आएगा, लेकिन नहीं आया। डेनिस जी, आप सच में वो थे जिससे मैंने चुना था? उर्वशी का मन बड़बड़ाया। एक वक्त था जब वो उसकी बाहों में खुद को सबसे महफूज महसूस कर रही थी, और अब उन्हीं बाहों ने किसी और को भी उसी तरह छुआ था। तभी ब्यूटीफुल नाइट, इज़न्ट इट? पीछे से आती भारी सी आवाज ने उसे चौंका दिया। जवानी। उसके हाथ में एक ग्लास था और चेहरे पर वही मुस्कुराता हुआ जहर। उर्वशी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो आगे बढ़ा, पास की बेंच पर बैठ गया। यू नो, I've seen that look before. A woman in love, realizing she loved a lie. I didn't ask for your opinion. उर्वशी ने तीखा जवाब दिया। जवानी ने मुस्कुराते हुए ग्लास से एक एसाइप लिया। And yet, here I am, offering what you need most. A little truth. सच? उर्वशी कड़वी हंसी हंसी। तुम्हारे पास सिर्फ चालें होती हैं जवानी, सच नहीं। ओ स्वीट हार्ट, चालें तो तब होती जब मुझे कुछ चाहिए होता। मैं तो बस सच से तुम्हारी आंखें खोल रहा हूँ। वो उसकी आंखों में झांकता है। You think this is the first time Dennis hid a woman from you? उर्वशी का चेहरा सख्त हो गया। मैं उसका राइवल हूँ उर्वशी। मैं जानता हूँ उसके हर वीक स्पॉट, उसका हर गुनाह, हर वन नाइट स्टैंड। एंड प्रिया, शी wasn't the only one. उर्वशी की सांसें तेज होने लगी। तुम ये सब बताकर क्या साबित करना चाहते हो? कि तुम बेटर डिजर्व करती हो। जवानी थोड़ा और पास झुकता है। उसकी आवाज में जहर नहीं, हैरानी भरा जहर था। A woman like you, fierce, sensual, powerful. तुम उसकी ट्रॉफी बन गई हो डार्लिंग, just like those others. Shut up. उर्वशी उठने लगी, लेकिन जवानी ने शांत लहजे में कहा, Don't he walk away from the truth? Walk away from the man who made you question your worth. उर्वशी की आंखें नम थीं, लेकिन गुस्से से चमक रही थीं। डेनिस जी जो भी था, है, मैं जानती हूँ वो मुझसे प्यार करते हैं। प्यार? जवानी फिर हंसा। वो अब भी तुम्हें उतना ही हाइड करता है जितना अपने गिल्ट को। ट्रू लव डजंट हाइड उर्वशी, इट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू, अनअपोलोजेटिक। एक लंबा सन्नाटा। उर्वशी कुछ नहीं बोलती। वो बस दूर शहर की लाइट्स को देखती है, उस चमक में खुद को ढूंढने की कोशिश करती है। जवानी धीरे से उसका गाल छूता है। उर्वशी ने उसकी उंगली पकड़कर हटाई। मैं अभी टूटी हूं जवानी, और टूटे हुए शीशे से सिर्फ खून बहता है। देन लेट मी हेल्प यू। जवानी के शब्द हवा में गूंजते हैं और पीछे पार्टी की आवाजें धीमी होने लगी थीं। वहीं दूसरी तरफ डेनिस होटल में उर्वशी को तलाश रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी और माथे पर गुस्से की लकीरें। लोग अब धीरे धीरे होटल से निकल रहे थे, लेकिन डेनिस की धड़कनें बस एक ही नाम पर अटकी थीं। उर्वशी, शी वॉज हियर। कुछ देर पहले तक यही थी। डेनिस बड़बड़ाया, और वहीं डेनिस के बॉडीगार्ड वेटर्स से लेकर गार्ड तक सबसे पूछताछ कर रहे थे। वहीं डेनिस भी रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, डिड यू सी माई वाइफ? लॉन्ग ब्लैक गाउन, हील्स, रेड लिपस्टिक। लेकिन जवाब हर जगह एक सा था, नो सर। होटल का गार्डन एरिया जहाँ डेनिस भागता हुआ पहुँचता है। उसकी नजरें इधर उधर दौड़ती हैं और अचानक वो जवानी को देखता है, जो रिलैक्स होकर विस्की का ग्लास पकड़े लॉन्ज से बाहर निकल रहा है। डेनिस गुस्से से बोला, वेयर इज शी जवानी? जवानी मुस्कुराया, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। Whom are you talking about, old friend? डेनिस गुस्से में बोला, Don't play games with me. I know you did something. She wouldn't just leave like that. जवानी हंसते हुए बोला, Oh, you mean Urvashi? Well, last I saw her, she looked broken, crushed. You know, the kind of look a woman gets when she finds out she's just another name in a diary full of conquests. डेनिस का चेहरा सख्त हो गया। तू क्या चाहता है जवानी?
जोवानी धीरे धीरे उसकी तरफ आया। जो तूने मुझसे छीना था, रिस्पेक्ट, इमेज, पावर, सब वापस चाहिए। एंड गेस व्हाट, तुम्हारी बीवी उस बदले का हिस्सा बन चुकी है। डेनिस दांत पीसते हुए कहा। डोंट यू डेयर। जोवानी धीरे से आंखों में जहर भर के कहा, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। डेनिस का खून खौल उठा। उसने जोवानी का कॉलर पकड़ लिया। वेयर इज शी? जोवानी हंसते हुए बोला, आई डिडंट लॉक हर इन अ केज डेनिस, पर आई डिड अनलॉक समथिंग इन हर, डाउट। और यकीन मान, एक औरत जब अपने प्यार पर शक करने लगे तो वो खुद ही गुम हो जाती है। डेनिस की कार होटल के पोर्च पर तेजी से आकर रुकी। बॉडीगार्ड की कॉल अभी कुछ ही मिनट पहले आई थी। सर, मैम वापस आ गई हैं, अपनी स्वीट में है, अकेली, काफी शांत लग रही हैं। लेकिन डेनिस जानता था उर्वशी शांत नहीं है, वो अंदर ही अंदर टूट रही है। वो तेजी से लिफ्ट में चढ़ा, बार बार अपनी कलाई की घड़ी पर नजर डालता रहा, जैसे हर सेकंड भारी हो रहा हो। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वो सीधे स्वीट के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। डोर ओपन। हवा में उर्वशी के परफ्यूम की खुशबू थी। धीमी लाइट जल रही थी। बेडरूम में कदम रखते ही उसकी नजर उर्वशी पर पड़ी। वो बेड पर लेटी थी, स्लिप ड्रेस पहने, बाल खुले हुए, पीठ मोड़कर लेटी हुई और शरीर बिल्कुल शांत। लेकिन डेनिस को पता था ये नींद नहीं, ये चुप्पी का बदला है। वो धीरे से पास गया, देखा उर्वशी का एक हाथ तकिए के नीचे दबा था और दूसरा उसके चेहरे के पास। लेकिन तकिए पर फैले आंसुओं की नमी सब कुछ बयां कर रही थी। उर्वशी, डेनिस ने धीमे से पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, मुझे सुन रही हो। प्रिया का चैप्टर बहुत पुराना है, हमारी शादी से पहले का। वो एक गलती थी जो कभी दोहराई नहीं। न उससे कोई रिश्ता था, न कोई वादा, बस एक नशा था और खत्म हो गया। उर्वशी चुप रही। उसकी सांसें थोड़ी भारी हो चली थीं, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस आंखें मूंदे आंसू बहाती रही। डेनिस को जैसे कोई खंजर चुभ रहा हो। वो उठकर गुस्से में कमरे की बालकनी की तरफ चला गया। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। डेनिस ने टेबल पर रखी व्हिस्की की बोतल उठाई। एक के बाद एक पैक डालता गया। क्यों नहीं समझती वो कि मैं अब वो इंसान नहीं रहा। मैंने अपनी हर आदत बदली है उसके लिए, हर चीज छोड़ दी। क्या एक गलती मेरे आज से बड़ी हो सकती है? वो खुद से बातें करने लगा। आधी रात गुजर गई, क्लास खाली हो गया। आंखें लाल थीं पर नींद नहीं, बस पछतावा। डेनिस वापस कमरे में आया। उर्वशी अब भी उसी हालत में लेटी थी, मौन, टूटी लेकिन मौजूद। डेनिस धीमे से उसके पास आया, बेड पर चढ़ा और बिना कुछ कहे उसके पीछे से जाकर कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उर्वशी की सांसें थम सी गईं। उसने हल्का सा हिलना चाहा, लेकिन डेनिस की पकड़ और भावनाएं दोनों मजबूत थीं। डेनिस ने उसकी गर्दन में मुंह छिपाते हुए फुसफुसाया, उर्वशी, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें खुद से अलग होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उर्वशी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी पलकों से फिर आंसू बहने लगे। डेनिस ने उसकी कमर और सीने को और कसकर पकड़ा, जैसे किसी तूफान से पहले की आखिरी शांति को थामे हुए हो। इंडिया, मुंबई। देर रात दादू ने छत की ओर देखा, गहरी सांस लेते हुए बोले, डेनिस शरारती है पर दिल का अच्छा भी है, उर्वशी के लिए एकदम परफेक्ट। विकी भी मुस्कुरा उठा। हाँ दादू, दीदी तो उसकी जान है। दोनों देर रात तक बात करते रहे, यादों में खोए हुए। दादाजी बोले, बस अब नाना बन जाऊं, फिर चैन से भगवान को प्यारा हो जाऊं। उन्हें क्या पता था स्विट्जरलैंड में इस रिश्ते पर आज ही एक बम गिरा है। मुंबई। अगली सुबह होटल के स्वीट में धीरे धीरे कमरे में धूप की किरणें खिड़की से सरकती हुई बेड तक पहुंचती हैं, जहां एक बेड पर उलझे हुए दो जिस्म नींद में मुस्कुरा रहे हैं। अंशा विक्रांत की बाहों में छुपी हुई थी, बाल उसके चेहरे पर बिखरे हैं और विक्रांत की उंगलियां अब भी उसकी पीठ को हल्के हल्के सहला रही हैं। तभी अचानक प्लाफ, एक तकिया विक्रांत के मुंह पर आता है। विक्रांत चौंक कर गुस्से में बोला, अरे ये क्या बदतमीजी है? अंशा शरारती मुस्कान के साथ बोली, सुबह हो गई हबी, अब उठो, वरना मैं आपको तकिए से पीट पीट कर सपनों से बाहर फेंक दूंगी। विक्रांत आंखें मलते हुए उठ बैठता है। तुम्हारी ये हरकतें एक दिन मेरी जान ले लेंगी। अंशा बेड पर उछलते हुए बोली, तो लो ना जान, लेकिन मेरी शर्तों पर। फिर अंशा जोर से दूसरा तकिया फेंकती है, सीधा विक्रांत की चेस्ट पर। विक्रांत तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हारी खैर नहीं मिसेज ओबेरॉय। वो तकिया उठाकर अंशा के पीछे भागता है। अंशा किचकिचाते हुए चिल्लाती है, बचाओ, ठरकी हस्बैंड हमला कर रहा है।
दोनों का तकिया युद्ध पूरे बेडरूम में फैल जाता है। तकिए के साथ साथ हंसी और तड़कते भड़कते तानों का तूफान भी। विक्रांत अंशा को पकड़ते हुए बोला, अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सीधा शावर में फेंकूंगा। विक्रांत उसे उठाकर बाथरूम की तरफ ले जाता है। अंशा कांधे पर झूलते हुए बोली, हाँ तो ले चलो ना, लेकिन याद रखना शावर में भी मैं ही कंट्रोल में रहूंगी। वही बाथरूम के अंदर शावर के गर्म पानी की बौछारें, स्टीम से भरी दीवारें और एक दूसरे की बाहों में उलझे विक्रांत और अंशा। विक्रांत दीवार से टिकाकर पूछता है, अब कौन कंट्रोल में है मिसेस विक्रांत? अंशा हल्के से बाइट करते हुए बोली, कंट्रोल की बातें छोड़ो, अभी तो बस आप डायलेक्टिकली डिस्ट्रैक्ट करना है। विक्रांत अंशा को घूरते हुए पूछता है, ये कौन सी भाषा थी? अंशा मुस्कुराते हुए बोली, लव लैंग्वेज। शावर में हंसी, हल्की छींटें और कई चुराए हुए पल, जैसे पूरी दुनिया वहीं रुक गई हो। कुछ देर में शावर लेकर बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। उनका ब्रेकफास्ट रूम में ही आ गया था। दोनों रॉब में बैठे हैं। टेबल पर फ्रूट्स, ब्रेड, कॉफी और अंडों की प्लेट सजी है। अंशा ब्रेड का टुकड़ा उठाते हुए बोली, जब आप मुझे कल कहा कि तुम सिर्फ मेरी हो, उस वक्त मैं सच में पिघल गई थी, लेकिन फिर जब अपने कंबल खींचा मैं वापस जल गई। विक्रांत अंशा को अपनी गोद में बैठकर बोला, तुम्हें जलाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अंशा कायनफी का कप उठाते हुए बोली, और आपको झुलसाना मेरा फुल टाइम जॉब। विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए बोला, ओह तो अब जॉब के बदले तुम सैलरी भी मांगोगी? अंशा इविल स्माइल करते हुए बोली, मांगूंगी नहीं, लूंगी, वो भी लिप्स पर टैक्स लगाकर। अंशा ने झुककर विक्रांत के होठों पर किस किया और फिर बोली, हब्बी चलो अब विला चले, वहाँ हमारे रसगुल्ले हमारा इंतजार कर रहे होंगे। विक्रांत अंशा के कंधे पर किस करके बोला, ओके स्वीट हार्ट। ब्रेकफास्ट करके वो दोनों रेडी होते हैं। इस बीच भी अंशा विक्रांत को अपनी क्यूट हरकतों से तंग कर रही थी। वो होटल स्वीट से निकलकर लिफ्ट से नीचे आते हैं। विक्रांत ब्लैक BMW के दरवाजे खोलता है। अंशा अंदर बैठती है और शेड लगाकर बोली, वाइफ अगर तड़कती भड़कती हो तो कार भी चमकती दमकती होनी चाहिए। विक्रांत अंशा के बगल में बैठते हुए बोला, और हस्बैंड अगर विक्रांत ओबेरॉय हो तो पूरी दुनिया रास्ता देती है। BMW गरजती हुई होटल से निकलती है। वो विला जाने की जगह मॉल जाते हैं। विक्रांत और अंशा BMW से उतरते हैं। पूरा एरिया खाली था। अंशा की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। पूरा मॉल खाली, न एक ग्राहक न भीड़, सिर्फ गार्ड्स और लाल कालीन। अंशा आश्चर्य से पूछा, ये मॉल इतना सुनसान क्यों लग रहा है हब्बी? विक्रांत अंशा की कमर में हाथ डालकर कोल्ड वॉइस बोला, क्योंकि आज मॉल सिर्फ तुम्हारे लिए बुक है मिसेस विक्रांत। भीड़ में शॉपिंग तुम्हारे जैसे हीरे के लिए नहीं होती। अंशा शौक में बोली, मेरे लिए अपने पूरा मॉल खाली करवाया। विक्रांत अपने शेड उतारते हुए कोल्ड वाइनेस में बोला, तुम मेरी जिंदगी हो और जिंदगी की शॉपिंग प्राइवेसी में होती है, और हाँ थोड़ी नोटीनेस में भी। मॉल का ऑनर खुद वेलकम करता है, हाथ जोड़ता है, सर आपका और मैम का स्वागत है। सारी प्राइवेट स्टोर्स खुली हैं, स्टाफ पूरी तरह आपके सर्विस में है। अंशा फुसफुसाकर बोली, लोग नमस्ते कर रहे हैं और आप मेरी शॉपिंग लिस्ट में बिकनी और। विक्रांत धीरे से उसके कान में कहा, बिकनी तो बहाना है, मैं तुम्हें देखकर अनड्रेस होने की प्लानिंग कर चुका हूँ। विक्रांत की बात सुनकर अंशा का चेहरा लाल पड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। फिर माइनेल का मैनेजर विक्रांत से सिर झुकाकर पूछता है, सर आप पहले कहाँ जाना पसंद करेंगे? विक्रांत लेडी सेक्शन बोलता है। मैनेजर अपनी फीमेल असिस्टेंट को उनके साथ गाइड करने के लिए भेज देता है। वो लोग नाइटीज के शोरूम में जाते हैं। पूरा स्टाफ खड़े होकर उनका वेलकम करता है और उनको रिस्पेक्ट के साथ काउच पर बैठते हैं। और सेल्स गर्ल विक्रांत के कहने पर शाय नपी का लेटेस्ट कलेक्शन दिखने लगती है। विक्रांत एक से एक सेक्सी नाइटी उठाता है। ये ब्लैक वाली नाइट में तुम पर जलेगी नहीं, जलाएगी। अंशा नजरें नीची करके बोली, हबी आप तो बस बहाना ढूंढते हो मेरी इज्जत उड़ाने का। विक्रांत अंशा की कमर में हाथ डालकर डीप वाइनेस में बोला, स्वीट हार्ट तुम्हारी इज्जत उड़ती नहीं, मेरी सांसें उड़ जाती हैं तुम्हें इन कपड़ों में सोचते हुए। विक्रांत एक सेल्स गर्ल से बिकनी का भी कलेक्शन दिखने को बोलता है और कुछ ही देर में उनके सामने टेबल पर बिनकी का लेटेस्ट कलेक्शन था। विक्रांत एक रेड लेस वाली बिकनी उठाकर अंशा के सामने करता है। इस पहनकर जब तुम पूल में आओगी मैं डूब जाऊं सिर्फ तुम्हारी निगाहों में। अंशा शरारती अंदाज में बोली, और अगर मैं ये पहनकर बाहर आ ही न पाऊं आपके कमरे से? विक्रांत उसकी कमर कस कर पकड़ते हुए बोला, तो मैं खुद लॉक कर दूंगा कमरा और तुम्हारी सारी शॉपिंग की ड्रेसिंग खुद करूंगा। धीरे धीरे हर स्ट्रैप खोलते हुए
अंशा विक्रांत की बात सुनकर उसके होठों पर उंगली रखकर बोली, हब्बी प्लीज इतनी नोटी बातें मत करो, मुझे शर्म आती है। विक्रांत अंशा के गाल पर किस करके बोला, ओके ये लो इनको ट्राई करो। अंशा हाँ में सिर हिलाती है। एक सेल्स गर्ल अंशा को ट्रायल रूम तक छोड़कर आती है। अंशा अंदर ट्रायल के लिए जाती है। विक्रांत के एक इशारे पर सब सेल्स गर्ल बाहर चली जाती है। विक्रांत ट्रायल रूम के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बाहर खड़ा तिरछी मुस्कान मुस्कुरा रहा था। अंदर से आती है अंशा की आवाज, हब्बी ये वाला अच्छी है। विक्रांत दीवार से टिकते हुए बोला, स्वीट हार्ट तुम जो भी पहनो जान लो मेरी नजरें कपड़ों पर नहीं बस तुम में उतारती हैं। अंशा हंसती हुए बोली, हब्बी इतना क्रेजी मत बनो कि बेबीज आपको पहचाने से इनकार कर दे। विक्रांत डीप वेनेस में बोला, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ लेकिन सोच मेरी वाइल्ड है और तुम उसमें मेरी खरगोशनी। विक्रांत दरवाजा हल्का सा खटखटाता है। अंदर से आवाज आई, बाहर आऊं क्या? विक्रांत शरारती लहजे में बोला, नहीं अंदर ही रहो, मैं अंदर आ रहा हूँ। अंदर से आवाज आई, नो। कुछ घंटे बाद विक्रांत की BMW ओबेरॉय विला के बड़े इलेक्ट्रॉनिक गेट में एंटर होती है। जैसे ही कार रुकती है अंदर से आवाजें आने लगती हैं, म्याऊं, हाँ, भौं, भौं। गर्जना। मैंगो का एक धीमा लेकिन भारी दहाड़ता स्वागत। विक्रांत तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, लगता है हमारे बच्चों को पता चल गया कि मम्मा डैडी लौट आए हैं। अंशा एक्साइटमेंट से बोली, ओह गॉड मेरे गोलू मोलू बच्चे, मम्मा आ गई। जैसे ही अंशा कार दरवाजा खोलती है बेबीज भागते हुए आते हैं। सैंडी सीधे अंशा की गोद में छलांग मारती है। विक्रांत कार से उतरकर बेबीज से कोल्ड वॉइस में बोला, चलो अंदर धूप में खेलने से मैंने मान किया था ना। फिर वो सब विला के अंदर आ जाते हैं। पेप्सी काउच पर रखे बैग्स पर कूद पड़ता है। मैंगो धीरे धीरे पास आता है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बैग्स पर गड़ी थी। अंशा हंसते हुए बोली, अरे तुम लोग बैग्स में क्या सूंघ रहे हो? कुछ खाने की चीज नहीं है इसमें। पेप्सी नाइटी वाले बैग को खींच लेता है और भाग जाता है। अंशा उसके पीछे भागते हुए बोली, ओए पेप्सी वो मत खींच, उसमें मम्मा की सेक्सी वाली चीजें हैं। विक्रांत काउच पर बैठते हुए बोला, स्वीट हार्ट तुमने तो कह रखा है बच्चों से कुछ नहीं छिपाना। अब देखो कैसे पेप्सी फैशन जज बन गया है। सैंडी उस रेड बिकनी के स्ट्रैप को पंजे से खींचती है और म्याऊं कर हंसती है। अंशा सैंडी से बोली, तुम भी ना एक नंबर की बदमाश हो गई है। लग रहा है तुम्हें पता है ये बिकनी मम्मा पूल पार्टी के लिए लाई है। मैंगो भी अब बैग में नाक घुसाता है और उसकी भारी सांसों से बैग फड़फड़ाता है। विक्रांत मैंगो के माथे पर किस करके बोला, बेबीज भी जान चुके हैं उसकी मम्मा कितनी हॉट बनने वाली है आज रात। अंशा ड्रामेटिक एक्सप्रेशन में बोली, अभी बच्चों के सामने ऐसी बातें मत करो, शर्म करो। विक्रांत बिल्कुल कूल लहजे में बोला, बच्चे हैं, समझदार हैं और वैसे भी ये तीनों मेरी तरह ओपन माइंडेड हैं। अंशा तीनों को गोदी में बिठा लेती है और प्यार से कहती है, देखो मेरे बेबीज, मम्मा डैडी बहुत थक गए हैं लेकिन वादा है आज रात तुम्हें चिकन, दूध और बटर ट्रीट मिलेगा। बस ये बिकनी वाली बात किसी को मत बताना। सैंडी दांत दिखाते हुए बोली, पक्का प्रॉमिस। पेप्सी अंशा को घूरते हुए बोला, इसके लिए आप हमें कल अकेला छोड़ गई थी नोटी मम्मा। मैंगो शर्माते हुए बोला, मैं सबको बताऊंगा पर कोई मेरी बात समझ ही नहीं पाएगा। विक्रांत बेबीज को किस देखकर बोला, अब जल्दी से सब अपने कमरे में जाओ, मम्मा डैडी को शॉपिंग का सेटलमेंट करना है। अंशा हंसते हुए बोली, हब्बी आप सुधर नहीं सकते। विक्रांत आंख मारते हुए कहा, न सुधरने की शपथ लेकर ही तो मैंने तुम्हें वाइफ बनाया है। बेबीज विक्रांत और अंशा को जाते हुए देख रहे हैं और सैंडी अपनी पूंछ से बिकनी को ढकने की कोशिश करती है। वही डिनर के बाद विक्रांत ने कमरे की बालकनी में कुछ अरेंजमेंट करवाए थे। नीली गुलाबी मूड लाइट्स, चारों तरफ कैंडल्स और म्यूजिक सिस्टम पर हल्का सा सेक्सी जैज ट्रैक। विक्रांत ने पूरा पूल सजा दिया है, काउचेस, स्पीकर्स, स्पॉटलाइट और सामने रखा है एक स्पेशल रैंप जो अंशा के लिए बनाया गया है। विक्रांत ने काउच पर बैठते हुए डीप वाइनेस में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की रात का ताज है। दिलों की धड़कन, मेरी स्वीट हार्ट, मेरी शान, मेरी जान से भी हॉट मिसेस विक्रांत। और आज के शो की थीम है, तेरे हुस्न का कोई जवाब नहीं। अंशा कमरे के अंदर से गीले बालों और रेड बिकनी में निकलती है। ऊपर एक ट्रांसपेरेंट श्रग और पांवों में रेड हील्स। अंशा पलटकर कातिल स्माइल देते हुए बोली, पागल हो गया है क्या आप हब्बी? ये सब मेरे लिए? विक्रांत लिप्स पर जीभ फेरते हुए कहा, तुम्हारे लिए तो स्वर्ग भी प्राइवेट बुक करवा दूं, बिकिनी शो तो छोटी बात है। अंशा मुस्कुराते हुए अपने मन में बोली,
अपने दोस्तों के लिए, अपने ठर की हब्बी की, और कौन सी डिजायर पूरी करनी होगी। तभी अंशा के कानों में विक्रांत की डीप वॉइस पड़ती है, कम स्वीट हार्ट। अंशा एक स्टेप पर पोज लेती है और विक्रांत हर लुक पर अपनी नजरें रखता है। अंशा को देखकर विक्रांत डीप वॉइस में बोला, ये रेड वाली तो दिल की स्पीड ही तेज कर गई। अब ब्लैक वाली पहनो जरा, वो जो नेट वाली है, जिस पर तुम खुद शर्म आ गई थी। अंशा विक्रांत की बात सुनकर बोली, उसके लिए जहां पना को कमरे में आना होगा। और अंशा अंदर भाग जाती है और उसके पीछे विक्रांत भी जाता है। इस बार अंशा ब्लैक नेट बिकनी में थी। अंशा नजरों से वार करते हुए बोली, ये पहनते ही अपने कहा था कि आप गुनाह करने का मन कर रहा है, अब देखो कंट्रोल कर पाएंगे। विक्रांत दम घुटते हुए बोला, कंट्रोल तो नाम की चीज है नहीं। अब तुम मुझे मारने की तैयारी में है क्या। अंशा सीधे विक्रांत की गोद में कूद गई। अंशा नोटी स्माइल करते हुए बोली, फैशन शो खत्म, अब असली खेल शुरू। विक्रांत बोल्ड लहजे में कहा, अब फैशन उतरेगा और फीलिंग्स चढ़ेंगी। विक्रांत अंशा को गोदी में उठाकर सीधे बेड पर आ जाता है। अंशा के स्ट्रैप्स पर विक्रांत की शरारती उंगलियां फिसलती हैं। अंशा की सांसें तेज हो रही थीं। ये फैशन शो था या आपकी चालाकी। विक्रांत गहरी नजरें अंशा पर डालते हुए कहा, तुम्हारे हुस्न जब सामने हो तो मैं सीधा कैसे रहूं, मैं तो तिरछा ही देखूंगा और तुम पर फिसलूंगा। अंशा शर्माते हुए अपना चेहरा विक्रांत के सीने में छुपा लेती है, पर तभी ठक 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 विक्रांत का चेहरा अचानक बदल जाता है, जैसे किसी ने उसका फेवरेट सीरियल बीच में बंद कर दिया हो। अंशा एकदम अलर्ट, अरे ये तो सैंडी की आवाज लग रही है, और साथ में पेप्सी की पूंछ की आवाज भी। ओ नो, ये तीनों आ गए। वो फटाफट अपनी ब्लैक नेट बिकनी के ऊपर फुल स्लीव्स का श्रग पहनती है, बस इतना कि ढक भी जाए और चिढ़ भी जाए वाली स्टाइल। विक्रांत गेट खोलते ही चौंक गया। सामने बेबीज खड़े थे। सैंडी ने सिर में बैंड लगाकर पिंक फ्रॉक पहनी थी। पेप्सी की गर्दन पर कूल गॉगल्स और एक पार्टी कैप थी। और मैंगो, वो तो सीधे गोल्डन चेन और पार्टी शॉर्ट्स में धमाकेदार एंट्री मार चुका था। विक्रांत हैरान होकर बोला, ओह, तो ये पूल पार्टी सिर्फ हमारे लिए नहीं थी। अंशा हंसते हुए बोली, बच्चे हैं हब्बी, इन्हें भी तो फन चाहिए। वैसे भी जितना शरारती आप हो, इन्हें भी आपका खून मिला है। पेप्सी पूल की तरफ दौड़ता है और छलांग मार देता है। छपाक। सैंडी विक्रांत की टांग से लिपटती है, जैसे कह रही थी, अब हम भी खेलेंगे। मैंगो पूल के किनारे बैठता है और अपनी पूंछ से पानी उड़ाने लगता है। अंशा विक्रांत का हाथ पकड़कर बोली, चलो मिस्टर, अब इस पूल पार्टी की होस्टिंग हमारी बारी है और मैं आप सबको हराने वाली हूँ। विक्रांत शरारती अंदाज में बोला, और मैं तुम्हारी बिकनी देखकर हर बार हारने वाला हूँ। अंशा हंसते हुए बोला, तो फिर पानी में डूब जाओ हुजूर, मैं लाइफ जैकेट नहीं बनूंगी। फिर सभी पूल में एक साथ कूदते हैं। अंशा ने सैंडी को अपने तौलिए में लपेटा। मैडम फ्रॉक पहनकर आई हो, लेकिन पूल में कूदने का क्या प्लान है। सैंडी म्याऊं करके झट से कूद गई। पेप्सी इधर उधर तैरता हुआ अंशा की ओर आता है और उसका बिकनी स्ट्रैप अपने मुंह में ले लेता है। अंशा सीरियस अंदाज में बोली, पेप्सी, ये फैशन है, टॉय नहीं। विक्रांत तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, मेरे बेबीज भी अब अपनी मम्मा के जलवे से घायल है। मैंगो पूल में आधा उतरकर ठंडा पानी अपने चेहरे पर मारता है और झूमकर गुर्राता है, जैसे कह रहा हो, बाबा क्या हॉटनेस मेरी है। अंशा ने एक हाथ से बालों को पीछे किया और चिढ़ाते हुए कहा, अब भी देख रहे हो, मैंगो भी अपना ही दीवाना हो गया। विक्रांत अंशा के पास आकर बोला, पर ये खरगोशनी मेरी है और आज रात ये पूल पार्टी उसके नाम। पानी में छपाक छपाक कर सब खेलते हैं। बीच बीच में विक्रांत अंशा के पीछे तैरता है, उसकी कमर पकड़कर खींचता है और कान में फुसफुसाता है, अगर ये बच्चे ना होते तो मैं तुम्हें इसी पूल में डुबो देता, प्यार में। अंशा स्माइल करते हुए बोली, आपको कौन रोक रहा है, मगर ध्यान रहे मैंगो सब देख रहा है। मैंगो हल्की गुर्राहट गूंजती है। विक्रांत हंसते हुए बोला, ओके, आज तो सिर्फ पार्टी करेंगे। विक्रांत और अंशा अपने बेबीज के साथ पूल में एंजॉय कर रहे थे। विक्रांत के लिए उसके बेबीज भी बहुत इम्पोर्टेंट थे और बेबीज के लिए अपना मम्मा डैडी। सुबह की रोशनी हल्के हल्के पर्दों से छनती हुई कमरे में घुस रही थी। खिड़की से आती हवा में अंशा के खुले बाल उड़ रहे थे और विक्रांत अपनी बाहों में उसे कसकर पकड़े हुए था, जैसे पूरी दुनिया बस इसी एक आलस भरे आलिंगन में सिमट आई हो। कमरे में एक सुखद खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। म्याऊं और भौं भौं की आवाजें एक साथ आईं
जैसे सुबह का अलार्म बेबीज भाषाओं में बजा हो। अंशा ने आंखें मिचमिचाते हुए विक्रांत की चेस्ट पर अपना सिर घुमाया। सुनो, आपके बच्चे आ गए। विक्रांत नींद में बड़बड़ाते हुए बोला। मेरे बच्चे नहीं, तेरे लाडले शैतान हैं, आज टॉर्चर करेंगे। अगले ही पल दरवाजे पर जोर जोर की दस्तक हुई और फिर दरवाजा खोल गया। धड़ाम। सैंडी, पेप्सी और मैंगो पूरी फुल एनर्जी में कमरे में घुसे। सैंडी ने अपने पंजों से अंशा के तकिए पर हमला कर दिया। पेप्सी सीधे कंबल पकड़कर खींचने लगा और मैंगो अपनी भारी दहाड़ के साथ बिस्तर के पास बैठ गया, जैसे बकायदा ऑर्डर देने आया हो। अब उठ जाओ, अंशा हंसते हुए बोली। सैंडी, ये मेरी ब्यूटी स्लीप है, इसे क्यों तोड़ रही हो? सैंडी म्याऊं करके कंबल में घुसती है। उठो मम्मा। पेप्सी ने विक्रांत के बाल खींचे और भौंकते हुए कहा, उठो डैडी, नहाने का टाइम है। विक्रांत पेप्सी से बोला, बेबी डैडी के बाल छोड़ो। अंशा खिलखिलाते हुए उठती है और सैंडी को गोद में लेकर चूमती है। माय मॉर्निंग बेबी, तुम सबसे प्यारी अलार्म हो। विक्रांत नकली गुस्से में बोला, स्वीट हार्ट तो फिर मैं क्या हूँ, तुम्हारा नाइट लैंप? अंशा शरारती अंदाज में बोली, नहीं हब्बी, आप मेरी लेट नाइट कैंडल हो जो धीरे धीरे पिघलते हैं। विक्रांत उसकी कमर पकड़कर खींचता है, और अब सुबह की मोमबत्ती भी मैं ही बनूं? अंशा मुस्कुराते हुए बोली। शावर में पिघलोगे? विक्रांत तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला। चलो फिर आज का स्नान समारोह शुरू किया जाए। फिर विक्रांत बेबीज को खेलता हुए छोड़कर अंशा को गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाता है और अंशा को शावर के नीचे खड़ा कर देता है। शावर चल रहा था। गर्म पानी की बूंदें उनकी त्वचा से फिसल रही थीं। अंशा की पीठ पर विक्रांत की उंगलियां अपना रास्ता बना रही थीं और उसकी आंखों में वही हमेशा वाली आग थी। विक्रांत धीमे स्वर में बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हारे बालों की खुशबू तो मुझे दीवाना कर देती है। अंशा क्यूट फेस बनाकर बोली, और मेरी गर्दन आपकी हैंगिंग स्पॉट बन चुकी है। विक्रांत अंशा को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, अब बस यहाँ से नीचे की यात्रा शुरू हो जाए। अंशा हथेलियों से अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, स्टॉप, वरना बेबीज मेरी हमारी नोटी वाली आवाज सुन लेंगे और इडियट मैंगो तो क्यूरोसिटी में दरवाजा ही तोड़ देगा। विक्रांत अचानक ही अंशा के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और किस करने लगता है, और उसके हाथ अंशा की बैंडी पर फ्लो कर रहे थे। विक्रांत और अंशा का रोमांस शावर के नीचे परवन चल रहा था। वही 1 घंटे बाद डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर टोस्ट, पैनकेक, अंडे और फ्रूट्स और भी बहुत कुछ सजा हुआ था। सैंडी अपनी प्लेट में दूध देख रही थी, पेप्सी बटर ब्रेड सूंघ रहा था और मैंगो, वो पूरे शाही ठाठ से काउच पर बैठा था जैसे कह रहा हो, पहले मुझे सर्व करो फिर खुद खाओ। अंशा मैंगो को घूरते हुए बोली, राजकुमार मैंगो, अपना हुक्म अपने डैडी पर चलाओ। सैंडी म्याऊं करके टेबल पर चढ़ गई और अपनी नन्ही पूंछ से अंशा की प्लेट पर दे मारी। अंशा सैंडी की शैतानी देखकर बोली, बेबी, तुम दोनों बाप बेटी आखिरी चाहते क्या हो? सबसे ज्यादा तुम लोग ही मुझे परेशान करते हो। मेरे बेटे कितने शांत रहते हैं। पेप्सी सिर हिलाते हुए बोला, मम्मा मैं आपके साथ हूँ। विक्रांत अंशा और बेबीज को एक दूसरे से बातें करते देखता है, फिर अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है, क्योंकि विक्रांत को पता था अब अंशा और बेबीज का टाइम है। ब्रेकफास्ट के बाद विक्रांत ने ब्लैक बिजनेस सूट पर गॉगल्स पहने, अंशा ने टैंक टॉप के ऊपर डेनिम जैकेट और जीन्स पहनकर कॉलेज जाने के लिए रेडी थी। अंशा और विक्रांत बेबीज को प्यार करके निकल जाते हैं। कॉलेज। अंशा की क्लासरूम में जश्न का माहौल था, जहां 2 दिन पहले डेस्क के नीचे से चीटिंग की पर्चियां निकल रही थीं और मुर्गा बनने की आवाजें गूंज रही थीं। वहीं अब वो ही क्लास डांस फ्लोर में बदल चुकी थी। मधु मोबाइल स्पीकर पर म्यूजिक बजा रही थी, वो वाला पार्टी सॉन्ग जिसमें डीजे ने भी खुद को खो दिया था। मिनी ने बेंच पर खड़े होकर हवा में हाथ लहराए। सपना था, सपना ही समझ रही थी ये, लेकिन अब लग रहा है ये सपना सच है। विकी ने अपनी जैकेट हवा में उछाल दी। विक्रांत जीजू को सच्चा प्यार आखिर झुका ही गया। हर चेहरा किसी जेल से छूटे कैदी जैसा लग रहा था, जो अब पहली बार खुले मैदान में सांस ले रहा हो। कल जिन चेहरों पर टेस्ट की सांस रोकू टेंशन थी, आज वहाँ गालों तक खींची मुस्कानें थीं। मधु ने वहीं डांस करती हुई अंशा के गाल खींचे। बोल बेबी बोल, तूने अपना हुस्न के जादू आखिर चला ही दिया अपने डेंजरस हब्बी पर। अंशा ने मुस्कुराते हुए जैसे ही दोनों हाथों से अपनी कमर पकड़ी, उसके चेहरे की थकावट सब बयां कर गई। इन टेस्ट को कैंसिल करवाने के लिए मुझे पूरी 206 हड्डियां तुड़वानी पड़ी हैं मैडम। अंशा ने जैसे ही ये कहा, सबका ठहाका गूंज उठा।
मिनी ने झुककर अंशा के घुटने देखे। मतलब क्लास के लिए तेरा बलिदान, तू तो महाशक्ति निकली। विकी वहीं लहराते हुए बोला, और अब से तेरा नाम अंशा देवी रखा जाता है, टेस्ट मुक्ति आंदोलन की संस्थापक। इन सब के लिए ये सिर्फ एक टेस्ट कैंसिल नहीं था, ये जीत थी उस डर के खिलाफ जो 2 दिन से उनके सपनों तक में परीक्षा करवाता फिर रहा था। ये खुशी उस आजादी की थी जिसे उन्होंने किसी बर्थडे या न्यू ईयर में भी महसूस नहीं किया था। वहीं कोने में बैठे अमोली ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अब तो विक्रांत जी भी क्लास के फेवरेट हो चुके हैं। क्या लहर है, क्या प्यार है। मधु ने आंखें नचाईं, और ये सब सिर्फ हमारी अंशा के नैनों के वार का कमाल है। अंशा ने हंसते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए, बचाओ यार, विक्रांत सर सुन लेंगे तो दोबारा टेस्ट की फाइल निकाल लेंगे। क्लास के कोने में खड़ा पंखा भी आज हवा नहीं, संगीत की ताल पर झूमता लग रहा था। व्हाइट बोर्ड पर किसी ने लाल मार्कर से लिख दिया था, नो टेस्ट जोन। बेंचों पर बैठने के बजाय सब अब उन्हें डांस स्टेप्स में इस्तेमाल कर रहे थे। मिनी ने 2 बेंचों के बीच डीजे सेटअप जैसा माहौल बना दिया था, और उधर मधु ने अपनी स्कार्फ को हवा में घुमाकर क्लास क्वीन का ताज पहन लिया था। मधु फिर से अंशा के पास आई और इस बार उसका चेहरा करीब लाकर फुसफुसाई, सीरियसली बता, तूने क्या मंत्र फूंका था? रोमांटिक डायलॉग या किचन में बर्तन गिराकर ड्रामा किया? अंशा ने गहरी सांस ली। न रोमांटिक डायलॉग न ड्रामा, बस एक बार विक्रांत सर की आंखों में देखकर कहा था, प्लीज। फिर पता नहीं कैसे उन्होंने सब टेस्ट कैंसिल कर दिए। अब अंशा सबको सच थोड़ी बता सकती थी कैसे उसने विक्रांत को मनाया था। ओ माय गॉड, अमोली ने खुद के बाल पकड़ लिए। मतलब ये प्लीज भी कोई हथियार होता है? हम तो सर पैर दर्द वाले बहाने बनाते रहे, अब से तो लड़कियों की आंखों में देख के प्लीज ट्राई करेंगे। रियो ने सिर झुकाकर कहा और झट से एक बेंच के पीछे छुप गया, जैसे विक्रांत सच में क्लास में घुसने वाला हो। बाहर खिड़की से धूप की किरणें जैसे खुद भी इस मस्ती में नाच रही थीं। किसी ने नोटिस नहीं किया कि क्लास के बाहर एक बॉडीगार्ड खड़ा था, मगर वो मुस्कुरा रहा था। उसने अपने साथी से कहा, इन स्टूडेंट की खुशी देखकर अपने काइंडनेस के दिन याद आ गए। सही कहा, दूसरा बोला, और अंशा मैम, वो तो हमारे बॉस को भी हरा चुकी है अपने प्यार से। क्लास में अब सभी मिलकर टेस्ट कैंसिल सॉन्ग बनाने लगे। एक लाइन विकी बोलता, दूसरी नीति गाती, आज से हम पढ़ाई से आजाद हैं, विक्रांत जी को सलाम है, टेस्ट के टल्ली में अब सिर्फ पार्टी ही काम है। फिर सब मिलकर एक साथ बोले, टेस्ट कैंसिल डे बना दो नेशनल डे। अंशा हाथ में चौक लेकर व्हाइट बोर्ड पर लिख रही थी, 206 हड्डियों का बलिदान एक टेस्ट कैंसिल। और क्लास में ठाकों का ज्वालामुखी फिर से फूट पड़ा। बेंचों की सरसराहट, म्यूजिक की बीट्स और स्टूडेंट की खुशी से भरी आवाजें, जैसे कुछ देर के लिए कोलाज नहीं, कोई यंगस्टर्स का पागल खाना खुला हो, जहां टेस्ट नाम की बला को हंसी में उड़ा दिया गया था। स्विट्जरलैंड। सुबह की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। उर्वशी चुपचाप लेटी थी। डेनिस की बाहें उसके चारों तरफ अब भी थीं, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं, बेचैनी थी। उस पार्टी की रात की सारी बातों के बावजूद उर्वशी की चुप्पी ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया था। डेनिस ने धीरे से उसका माथा चूमा और कहा, चलो आज तुम्हारा मूड ठीक करते हैं, हम शॉपिंग पर चलेंगे, बस तुम हाँ कह दो। उर्वशी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सिर हिलाया। उसकी चुप्पी अब भी डेनिस को बेचैन कर रही थी। वो जानता था ये चुप्पी वो नहीं जो लड़ाई के बाद आती है, ये वो है जो भरोसे में दरार के बाद पनपती है। वो लोग शावर लेकर रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके शॉपिंग के लिए अपनी कार से निकल जाते हैं। डेनिस की कार स्विट्जरलैंड के लग्जरी मॉल के सामने रुकती है। डेनिस ने पूरी मॉल बुक कर ली थी उर्वशी के लिए। हर दुकान, हर ब्रांड उसके लिए तैयार था। सेल्स गर्ल्स लाइन में खड़ी थी, सबकी निगाहें उस हसीन जोड़ी पर टिकी थीं। उर्वशी ने एक रॉयल ब्लू गाउन उठाया, फिर छोड़ दिया, फिर एक रेड ड्रेस, फिर भी वही खालीपन उसकी आंखों में। डेनिस पीछे से आया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, इस ड्रेस में तुम कातिल लगोगी, और मैं चाहता हूँ दुनिया देखे कि मेरी पत्नी कितनी खतरनाक खूबसूरत है। उर्वशी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, उसकी आंखें अब भी बुझी थीं। डेनिस ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कम ऑन बेबी, आज बस हम दोनों हैं, कोई जुबानी, कोई प्रिया, कोई अतीत नहीं, सिर्फ मैं और तुम। उर्वशी ने कहा नहीं, पर डेनिस ने देखा। उसने ड्रेस उठाई और ट्रायल रूम में चली गई। डेनिस गुस्से में खुद से ही बोला, भाई ने सही कहा था, मुझे उर्वशी को सच खुद ही बता देना चाहिए था। जिस बात का डर था
आखिर वही हो गई। ट्रायल रूम के बाहर डेनिस कुर्सी पर बैठा था, आंखें उस दरवाजे पर टिकी थीं। तभी उसका फोन बजा। जोवानी का मैसेज था, ओल्ड सिंस कास्ट लॉन्ग शैडोज डेनिस, लेट्स सी हाउ लॉन्ग योर लिटिल फेरी फ्लाइज। डेनिस की मुट्ठी भींच गई। जोवानी फिर कोई चाल चलने वाला था, लेकिन वो पल छोड़ना नहीं चाहता था। ट्रायल रूम के अंदर उर्वशी ने आईने में खुद को देखा। गाउन उसकी बॉडी पर ऐसे बैठा था जैसे उसके लिए ही सिलवाया गया हो, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे उसकी आंखें खुद से सवाल कर रही थीं। क्या डेनिस जी मुझसे प्यार करते हैं, या मैं भी उसके लिए टाइम पास चीज हूँ? क्या मैं उसके बीते पापों से लड़ सकती हूँ, या मैं भी एक मोहरा बन जाऊंगी? वो गाउन उतारती है और एक सिंपल ब्लैक ड्रेस पहन लेती है। वो डेनिस के पास आती है और कहती है, लेट्स गो, मैं थक गई हूँ। डेनिस उर्वशी को अपनी बाहों में खींचकर कहा, तुम दादू, विकी, अंशा, बेबीज, मधु और नीति के लिए भी शाइन पिक नहीं करोगी? उर्वशी डेनिस को एक नजर देखकर ठड़ी आवाज में बोली, मेरा मन नहीं है। डेनिस उर्वशी के मन की हालत समझ रहा था। डेनिस अपने बाइंडीगार्ड से इशारा करके सबके लिए उनकी पसंद की चॉकलेट की शाइन पिक करने के लिए बोलता है। डेनिस उर्वशी को इन सब चीजों से बताना चाहता था कि उसको उसके फैमिली और फ्रेंड की भी फर्क है, और एक इंसान ऐसा तभी करता है जब वो अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वही डेनिस ने स्वीट में ही कैंडल लाइट डिनर प्लान किया था। हर चीज परफेक्ट थी, लेकिन उर्वशी अब भी खोई हुई थी। वाइफी, क्या मैं कुछ कहूँ? डेनिस ने स्माइल करते हुए पूछा। आपने तो सब कह दिया डेनिस जी, अब कहने को क्या बचा है? उर्वशी ने खिड़की के पास बैठते हुए कहा। डेनिस उर्वशी के करीब आकर बोला, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो। उर्वशी ने धीरे से कहा, समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी आपका अतीत बहुत तेज आवाज में बोलता है डेनिस जी, और मेरी चुप्पी उसे सुनती रहती है। डेनिस कुछ नहीं बोला, बस उसके हाथ को पकड़ लिया, और वो दोनों कुछ देर वैसे ही बैठे रहे, चुपचाप। वहीं दूसरी तरफ जोवानी एक क्लब में बैठा था। उसकी बीवी पास बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान लैपटॉप पर था। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी, डेनिस और प्रिया की पुरानी बातचीत की रिकॉर्डिंग। प्रिया की आवाज थी, मैं ये बच्चा रखना चाहती हूँ डेनिस, ये तुम्हारा है। और डेनिस की कड़क आवाज, डोंट बी स्टूपिड प्रिया, ये बस एक रात थी, इसे खत्म करो। जोवानी मुस्कुराया। अब वक्त है इस वीडियो को मीडिया को खिलाने का, लेकिन उससे पहले एक और तोहफा। उसने प्रिया को फोन किया, तुम्हारी एंट्री दोबारा होगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तैयार होना बेबी। प्रिया की आवाज आई, थोड़ी घबराई हुई लेकिन मजबूर, ठीक है, लेकिन मैं कैमरे के सामने, बस एक बार और, फिर तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। अगली सुबह डेनिस और उर्वशी नीचे लॉबी में पहुंचे ही थे कि एक हड़कंप मच गया। सब मीडिया वाले खड़े थे, कैमरे, माइक, सवालों की बौछार। मिस्टर डेनिस, क्या ये सच है कि आपने एक महिला को अबॉर्शन के लिए मजबूर किया था? क्या मिसेस उर्वशी को इस बारे में जानकारी थी? डेनिस सख्त हो गया। उर्वशी का चेहरा फिर से बुझ गया। तभी जोवानी सामने आया, ब्लैक सूट में, चालाक मुस्कान के साथ। ऊप्स, लगता है किसी ने आपका पुराना चैप्टर खोल दिया डेनिस। डेनिस ने उसकी कॉलर पकड़ी। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जोवानी ने धीरे से कहा, क्योंकि तुमने एक बार मुझे सबके सामने गिराया था, अब मेरी बारी है तुम्हारे प्यार को तोड़ने की। देखते हैं वो बचता है या नहीं। सारे रिपोर्टर्स सवालों की बौछार कर रहे थे। उर्वशी सहमी खड़ी थी। डेनिस सख्त चेहरे के साथ सब झेल रहा था। जोवानी को यकीन था अब डेनिस खत्म। तभी एक एक कर सभी रिपोर्टर्स के फोन बजने लगे। चेहरे बदल गए, एक ने दूसरे को देखा, फिर सब के सब अपना सामान समेटने लगे और तेजी से बाहर निकल गए। जोवानी हक्का बक्का रह गया। अरे रुको, ये क्या हो रहा है? डेनिस के होंठों पर डेविलिश स्माइल तैर गई। उसने हल्के से फुसफुसाया, भाई तू सच में कमाल है। मुंबई में बैठा और इस कमीने की चाल पर पानी फेर दिया। जोवानी गुस्से में दांत पीसने लगा। उधर घबराई हुई उर्वशी डेनिस से लिपट गई। उसके आंसू डेनिस की शर्ट में भीग गए। डेनिस ने उसकी कमर थामकर कहा, रिलैक्स, तुम्हारा डेनिस अब भी गेम में है और इस बार एंड गेम मैं तय करूंगा। गेम। स्विट्जरलैंड। ओबेरॉय इंडस्ट्री के स्विट्जरलैंड ऑफिस के एक कैबिन में डेनिस गुस्से में बैठा था। डेनिस का चेहरा तना हुआ था। गुस्से से उसकी आंखों की नसें उभरी हुई थीं। उसकी उंगलियां डेस्क पर रखे ग्लास को कसकर पकड़े हुए थीं। उर्वशी के अंदर टूटते हुए चेहरे ने उसे हिला दिया था और जोवानी की हरकतें अब बर्दाश्त के बाहर थीं। डेनिस गंभीर आवाज में अपने से कहा, अब बहुत हो गया जोवानी, तुमने जिस पत्ते से खेलने की सोची थी ना, अब वही तुम्हारा गेम खत्म करेगा।
वह तेजी से इंटरकॉम उठाता है। डेनिस बोला, नीना, अर्जेंट मीटिंग बुलाओ। सिर्फ इनर सर्कल, सिक्योरिटी हेड, लीगल टीम और इंटरनल इंटेलिजेंस। 10 मिनट में वॉर रूम में सब चाहिए। 10 मिनट बाद वॉर रूम की स्क्रीन पर जिवानी की डिटेल्स, बिजनेस डील्स, वीक पॉइंट्स और कुछ छिपी हुई फोटोज दिख रही थीं। डेनिस गंभीर लेकिन ठंडे गुस्से में कहा, जिवानी सोचता है कि वो मेरे अतीत का इस्तेमाल करके मुझे कमजोर कर देगा। अब मैं उसका अतीत, उसका वर्तमान और उसका फ्यूचर एक एक करके नीलाम कर दूंगा। लीगल हेड बोला, सर, जिवानी के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे किए हैं उनमें से आधे को अगर लीक कर दें तो उसकी कंपनी के शेयर रातों रात क्रैश हो जाएंगे। डेनिस आंखों में आग लेकर बोला, नहीं, अभी नहीं, हम उसे पब्लिकली तब तोड़ेंगे जब वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। सिक्योरिटी हेड बोला, और अगर वो उर्वशी मैम को फिर से टारगेट करे? डेनिस की आंखें सख्त हो गईं और वो बोला, तो इस बार उसके हाथ नहीं, जुबान काट दूंगा। उर्वशी को अब कोई भी छू नहीं सकता। वहीं जिवानी का ऑफिस। जिवानी अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ था। उसके हाथ में व्हिस्की का ग्लास और होठों पर कुटिल मुस्कान थी। जिवानी मुस्कुराते हुए बोला, डेनिस सिर्फ बिजनेस में नहीं, रिश्तों में भी हार रहा है। उर्वशी अब टूट चुकी है। अगला कदम बस एक आखिरी झटका और वो खुद चलकर मेरे पास आएगी। बीवी जलते हुए बोली, वो तुम्हारे पास क्यों आएगी? जिवानी ठंडी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि डेनिस उसे वो सच्चाई नहीं दिखा सकता जो मैं दिखाऊंगा। और जब विश्वास टूटता है तब प्यार मर जाता है। बीवी जलते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारी बातों का? जिवानी सीरियस होकर बोला, समझ जाओगी। वही अगली सुबह डेनिस उर्वशी के पास आता है जो स्वीट में बैठी थी। बाल खुले, आंखों के नीचे हल्की सूजन, लेकिन आंखें अब भी ठंडी हैं। डेनिस धीमे स्वर में कहा, तुम्हें नहीं पता उर्वशी, तुम मेरी ताकत हो और जिवानी ने मेरी ताकत को चोट पहुंचाई है। अब उस चोट का बदला मैं उसके हर हिस्से से लूंगा। उर्वशी चुपचाप उसकी ओर देखती है और फिर आंखें फेर लेती है। डेनिस सख्ती से कहा, अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए है। मैं उसका नकाब उतार कर पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि वो सिर्फ बिजनेस राइवल नहीं, एक जहरीला इंसान है। उर्वशी धीरे से कहा, और अगर इस लड़ाई में हम दोनों ही खो गए तो? डेनिस बिल्कुल पास आकर बोला, तो कम से कम मैं जानता हूँ मैं किसके लिए लड़ा था और किससे प्यार करता हूँ। ओबेरॉय इंडस्ट्री ग्रैंड प्रेस हॉल खचाखच भरा था। मीडिया कैमरे चमक रहे थे, रिपोर्टर सामने बैठे थे और सोशल मीडिया लाइव चल रहा था। सबका ध्यान था सिर्फ एक शख्स पर, डेनिस भारद्वाज, एशिया के किंग विक्रांत ओबेरॉय का राइट हैंड। ब्लैक सूट, आंखों में सख्ती, चाल में वो कॉन्फिडेंस जो किसी जंग जीतने वाले का होता है। जैसे ही वो स्टेज पर आया, फ्लैशलाइट्स और कैमरे फोकस हो गए। डेनिस गंभीर लेकिन सधा हुआ स्वर में बोला, आज मैं यहाँ किसी बिजनेस लॉन्च के लिए नहीं आया। मैं यहाँ आया हूँ सच बोलने। एक ऐसा सच जो शायद बहुत देर से छुपाया गया, दबाया गया, लेकिन अब और नहीं। रिपोर्टर ने सवाल किया, सर, क्या ये जिवानी से जुड़ा हुआ है? डेनिस मुस्कुराया, ठंडी खिल्ली उड़ाती मुस्कान। डेनिस बोला, जिवानी, एक नाम जो खुद को बिजनेस टाइकून समझता है, लेकिन असल में वो एक इमोशनल टेररिस्ट है जो लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें तोड़ता है। हॉल में सन्नाटा। डेनिस ने रिमोट उठाया और स्क्रीन पर जिवानी की इमेज के साथ कुछ लीक डील्स, वुमन एक्सप्लॉयटेशन के प्रूफ्स और हैक्ड मेल्स आने लगे। डेनिस तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, ये हैं उसके रियल चेहरे। जिन लड़कियों को वो मॉडलिंग का सपना दिखाता था वो उसकी बेडरूम लिस्ट का हिस्सा थीं। और इन बिजनेस डील्स में उसने न सिर्फ कानून तोड़ा बल्कि भरोसा भी। रिपोर्टर 2 ने सवाल किया, सर, क्या ये पर्सनल रिवेंज है? डेनिस सीधा देखता है कैमरे में बोला, ये पर्सनल नहीं, पब्लिक जस्टिस है। जब किसी की बीवी को टारगेट किया जाता है, उसकी जिंदगी को शतरंज की बिसात बना दिया जाता है, तो वो मर्द चुप नहीं रहता, वो सामने आता है। वही दूसरी तरफ जिवानी के ऑफिस के टीवी पर डेनिस की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। जिवानी के होंठ कांप रहे थे। जिवानी गुस्से से ग्लास फेंकते हुए बोला, इसने सब कुछ कैसे निकाल लिया? ये नामुमकिन था। जिवानी बीवी गुस्से में बोली, नामुमकिन तुम हो जिवानी, हार तुम्हारी किस्मत है। वही प्रेस हॉल में डेनिस ने माइक उठाया और भीड़ की तरफ देखा। डेनिस धीरे लेकिन धारदार अंदाज में बोला, और जिवानी, अगर तुम ये देख रहे हो तो सुनो, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। जिस खेल में तुमने उर्वशी को मोहरा समझा था, उसी खेल में अब तुम्हारा चेकमेट होगा। और हाँ, अगली बार किसी और की बीवी की तरफ आंख उठाने से पहले अपने घर की खिड़कियां बंद कर लेना।
ताकि जब सच की आंधी चले तो तुम्हारी नकाबें उड़ ना जाएं। तालियों की गूंज, और हॉल में गूंजता हुआ एक नाम, डेनिस भारद्वाज। वही दूसरी तरफ एक कमरा अंधेरे में डूबा था। एक छोटी सी व्हिस्की की बोतल आधी खाली थी और जवानी की आंखों में वही प्यास थी, बदले की। उसका चेहरा लाल था, गुस्से से नहीं, बेइज्जती से जलने के बाद की आग से। टीवी पर अब भी डेनिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप्स दोहराई जा रही थी। जवानी बुदबुदाता हुआ बोला, He thinks it's over. He thinks he's won. Not yet, Dennis. Not yet. वो धीरे से उठा, अपनी डेस्क की सबसे नीचे वाली दराज खोली और एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल के कवर पर लिखा था DN 28 इन कॉन्फिडेंशियल। जवानी खुद से बोला, अब तू खेलेगा मेरा पासा, वो पासा जो तेरे अतीत से भी गहरा और गंदा है। वो फाइल में से एक फोटो निकालता है, एक बेहद खूबसूरत लड़की की तस्वीर जिसकी आंखें दर्द से भरी हैं और नीचे नाम लिखा है रिया मेहरा। जवानी फोन उठाते हुए बोला, रिया मेहरा को ढूंढो। मुझे पता है उसने शहर छोड़ दिया था, लेकिन हर कोई लौटता है जब उसे दर्द दिखाया जाए। वहीं जवानी की पत्नी कोने में बैठी थी और अपने मन में बड़बड़ाए जा रही थी। डेनिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे जो मारा है ना जवानी को, वो मर्द अपनी औकात भूल गया है। लेकिन अगर जवानी गिरा तो मैं भी खींच जाऊंगी। तभी जवानी उसकी तरफ देखा है। तैयार हो जाओ डार्लिंग, अब असली खेल शुरू हो रहा है। पत्नी ताने मारते हुए कहा, और कितनी औरतों को मोहरा बनाओगे इस बार? जवानी धूर्त मुस्कान के साथ कहा, इस बार मोहरा नहीं, शिकार बनाऊंगा। और शिकारी मैं खुद नहीं, उसका अतीत होगा। वही दूसरी तरफ डेनिस उर्वशी के साथ बेड पर लेटकर कुछ सोच रहा था। तभी उसका फोन रिंग करता है। वो फोन रिसीव करता है। दूसरी तरफ से डेनिस के प्राइवेट सिक्योरिटी हेड का कॉल उसको आया। सर, जो जानकारी आपने मंगवाई थी वो कंफर्म हो गई है। जवानी ने रिया मेहरा को धमकी देकर शहर बुलाया है। सब कुछ रिकॉर्ड पर है। डेनिस धीमे पर घातक स्वर में कहा, इतना नीचे गिर चुका है जवानी, अब उसे उठने नहीं दूंगा। डेनिस अपने रूम के मिरर के सामने खड़ा होता है। आंखों में कोई पछतावा नहीं, बस आग। वो अपने ब्लैक शर्ट के बटन बंद करते हुए एक लाइन बुदबुदाता है, अब तू गया। वही दूसरी तरफ जवानी की गाड़ी सड़क पर अकेली दौड़ रही थी। जवानी खुद को अपने प्लान का बादशाह समझ रहा था, लेकिन तभी सामने अचानक एक SUV उसकी कार से टकरा जाती है। गाड़ी रुकती है। जवानी का बॉडीगार्ड चिल्लाता है, सर पीछे हटिए। पर कुछ सेकंड में ही जवानी को बेहोश कर दिया जाता है और अगली बार उसकी आंखें खुलती हैं एक पुराने अंधेरे वेयरहाउस में, जहां दीवारों पर पानी टपक रहा है और हवा में सिर्फ एक गंध थी, डर की। जवानी होश में आता हुआ बोला, Where the hell am I? अचानक लाइट ऑन होती है। एक चेयर पर बैठा डेनिस दिखता है, ब्लैक जैकेट, एक हाथ में ग्लास, पर उसमें व्हिस्की नहीं, बस पानी। पर वो पीता नहीं, सिर्फ घूरता है। डेनिस गुस्से में दांत भींचकर बोला, तूने मेरी बीवी के दिल को तोड़ने की कोशिश की, एक मासूम लड़की को उसकी जिंदगी से खींच लाने की हिम्मत की, और अब तू मेरी नजरों के सामने है जवानी। जवानी हंसते हुए बोला, यू कांट स्केयर मी डेनिस। तू ये सब करके क्या साबित करना चाहता है, कि तू भगवान है? डेनिस धीरे से पास आकर उसके बाल पकड़कर नीचे झुकाता है। नहीं, भगवान माफ कर देता है, मैं नहीं। मैं वो हूँ जो राक्षसों का अंत करता है, और तू मेरा शिकार है। जवानी गुस्से में बोला, मेरे पास सब कुछ था, प्रेस, पावर, लोग, तू कुछ नहीं कर सकता। डेनिस मुस्कुराते हुए बोला, तू क्या कर लेगा जवानी? अब मीडिया तेरी करतूतें देख चुकी है। रिया की सारी ट्रुथ रिकॉर्डिंग्स पुलिस तक पहुंच चुकी है। तेरे बैंक अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात, तेरी बीवी तुझे छोड़कर जा चुकी है। जवानी का चेहरा एक पल में ही पीला पड़ गया। डेनिस ने कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी उल्टा पुल्टा कर दी थी। जवानी हैरानी से पूछता है, तूने ये सब कैसे? डेनिस डेविल स्माइल करते हुए बोला, जिस तरह तूने मेरी दुनिया तोड़ने की कोशिश की थी, उसी तरह मैंने तुझे तेरी ही दुनिया में बंद कर दिया। तुझ पर अब सेक्सुअल असॉल्ट, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के केस लग चुके हैं, और एक और केस लगेगा, कहीं खो जाने का। डेनिस हाथ में एक चाकू उठाता है। जवानी डर के मारे कुर्सी से उछलना चाहता है, पर बंधा हुआ था। डेनिस चाकू की नोक उसकी गर्दन पर रखते हुए बोला, रिलैक्स, मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे तिल तिल कर मरेगा बनाऊंगा। अब तेरा खेल खत्म नहीं, तुझसे शुरू हुआ है। डेनिस पास खड़ी एक स्क्रीन ऑन करता है जिसमें मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। जवानी अरेस्टेड, मेजर क्राइम्स एक्सपोज्ड बाय बिजनेसमैन डेनिस। जवानी गुस्से में बोला, तूने सब कुछ प्लान किया था? डेनिस तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला,
हर चाल का जवाब पहले से तैयार था। तूने मेरी बीवी के आंसू देखे थे, अब मैं तुझे अपने घुटनों पर देखूंगा। बाहर पुलिस की गाड़ी पहुंचती है। डेनिस जोवानी के चेहरे को आखिरी बार देखता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। डेनिस जाते हुए बोला, गुड बाय जोवानी, इस बार मैं तुझे अपनी दुनिया से मिटा रहा हूँ। पुलिस जोवानी को गिरफ्तार करती है और डेनिस वेयरहाउस से बाहर निकलता है और किसी से फोन पर बात करते हुए बोला, भाई यू आर रॉक, तुमने तो इस जोवानी का खेल ही पलट दिया। फोन के दूसरी तरफ से विक्रांत की रौबदार आवाज आई, तुम पर कोई आंच आए और मैं चुपचाप देखता रहूं, ये हो नहीं सकता, जल्द से जल्द लौट आओ। डेनिस ओके बोलकर फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। इंडिया मुंबई। कुछ दिन बाद दोपहर का समय था। अंशा और उसके दोस्त इस वक्त कॉलेज कैंटीन में इकट्ठा थे। कैंटीन की हालत किसी पिकनिक स्पॉट जैसी थी। कोल्ड कॉफी की ग्लासें, समोसे की प्लेटें और बीच में फैला हुआ एक जला हुआ सैंडविच जिसे सबने मिलकर बनाया था और फिर खा कोई नहीं रहा था। मधु अपनी कॉफी में बिस्किट डुबा रही थी, मगर उसका ध्यान पूरी तरह सामने बैठे अंशा, नीति, मिनी और विकी की तरफ था। मधु फुसफुसाकर कहा, तुम सबने सुना? शर्मा सर और दिव्या मैम का कुछ स्पेशल चल रहा है। अंशा आंखें चौड़ी करते हुए बोली, क्या? शर्मा सर, जिनके पास हमेशा 2 पेन होते हैं, एक ब्लैक एक रेड, वो लव लव वाला काम कर सकते हैं? नीति धीमी आवाज में बोली, क्यों नहीं? प्यार करने के लिए पेन की कंपनी नहीं देखी जाती? अंशा मैडम। विकी ज्यादा स्मार्ट बनते हुए बोला, भाई मैंने तो खुद शर्मा सर को दिव्या मैम के लिए गुलाब खरीदते देखा है, वो भी कॉलेज के बाहर वाले ठेले से, डिस्काउंट में। मिनी शॉक में बोली, क्या गुलाब वाला शर्मा सर? फिर तो इस वीकेंड कॉलेज में इश्क ए बहार मेला लगने वाला है। सब एक साथ हंस पड़े। तभी मिनी ने विकी की तरफ देखा और शरारत से आंखें मटकाईं और तेज आवाज में पूछती है, वैसे विकी, उर्वशी दीदी हनीमून से कब लौट रही हैं? और हमारे लिए क्या लेकर आएंगी? स्विट्जरलैंड वाला चॉकलेट या लड़का दिखाने वाली फोटो एल्बम? विकी गिलास से पानी पीते पीते खांस गया। मिनी जरा धीरे बोल, पूरी कैंटीन को मत बता कि मेरी दीदी अभी तक हनीमून पे है। मधु नकली गंभीरता में बोली, क्यों? तू शर्माता क्यों है? तू थोड़ी हनीमून पर गया है। अंशा हंसी रोकते हुए बोली, मगर गिफ्ट तो मिलेगा ना सबको। देख विकी, मैं तो सिर्फ कूपन या चॉकलेट पर नहीं मानने वाली, मुझे तो कोई लेटेस्ट हैंडबैग चाहिए, ब्रांडेड हो, वरना वापस कर दूंगी। मिनी सपने में खोती हुई बोली, स्विट्जरलैंड से बर्फ लाएंगे क्या? एक छोटी सी बर्फ की बॉल, मैं उसे फ्रीज में रखूंगी। विकी हाथ जोड़कर बोला, भगवान के लिए यार, मेरी दीदी है वो, हनीमून से कोई बर्फ या लड़का नहीं लाएंगी और न ही तुम्हारे लिए ब्रांडेड बैग। मिनी घूमकर नीति से कहा, दीदी नहीं लाएंगी तो क्या जीजाजी लाएंगे? फिर तो जीजाजी को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। प्यारे जीजू, गिफ्ट हमारी इज्जत का सवाल है। अंशा नकली इमोशनल एक्सप्रेशन बनाकर बोली, सही कहा, गिफ्ट नहीं मिला तो हमारी दोस्ती पे असर पड़ेगा, समझा दो विकी को। विकी बोरिंग चेहरा बनाकर बोला, तुम सबको तो मौका चाहिए मुझे ट्रोल करने का। तभी सामने से कैंटीन वाला लड़का आया और टेबल पर कटलेट रख गया। विकी उससे बोला, भाई ये कटलेट नहीं, भावनाओं की कब्र है, इसे कोई क्यों ऑन ऑर्डर करता है? मिनी सीरियस होकर बोली, अच्छा विकी, दीदी को हमने इंस्टा पर देखा था, बर्फ के बीच जीजाजी के साथ पोज दे रही थी। उन्होंने कैप्शन भी लिखा था, टुगेदर फॉरएवर इन स्नो। इतना रोमांटिक। विकी हाथ माथे पर रखकर बोला, यार तुम लोगों को उनके पोस्ट भी याद हैं? मैं खुद कभी नहीं देखता, तुम लोग उनसे ज्यादा उनके फैन हो गए हो। अंशा शरारती मुस्कान के साथ बोली, क्या करें विकी, दी है ही ऐसी, स्विट्जरलैंड की कटरीना लग रही थी। वैसे तुम्हारा चेहरा देखकर तो कोई नहीं कह सकता तुम उनके भाई हो। सब ठाका लगाकर हंसते हैं। नीति सबके बीच चुपचाप बैठी थी, जैसे कोई गहरी बात सोच रही हो। वही रियो बोला, मुझे लगता है विकी की दीदी ने हम सबके लिए गिफ्ट खरीदा ही होगा। विकी को सरप्राइज करने के लिए नहीं बता रही होंगी। विकी शहंजते हुए बोला, नहीं यार, मेरी दीदी को सरप्राइज से ज्यादा सरदर्द पसंद है। पक्का मुझे एक टोपी लाकर पहनाएंगी और कहेंगी, स्विट्जरलैंड में ये बहुत ट्रेंडिंग है। मधु सीरियस एक्सप्रेशन बनाते हुए बोली, हाँ, और हमारे लिए आई लव एल्प्स लिखा हुआ स्टिकर मिलेगा। मिनी तेज हंसी के साथ बोली, और विकी से कहेंगी, बांट दे दोस्तों में, मतलब हम सब मिलकर एक स्टिकर को घड़ी की तरह बांटेंगे। सोमवार को नीति, मंगलवार को मैं। सब हंसी के मारे पेट पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है। प्रोफेसर शर्मा गंभीर आवाज में बोले, कैंटीन को हनीमून क्लब बना रखा है क्या? सब चौंक कर घूमते हैं। शर्मा सर उनके पास खड़े होते हैं।
लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। विकी धीरे से बोला, शर्मा सर? आप मतलब गुलाब वाला आदमी? शर्मा सर गुस्से में बोले, हाँ बेटा वही, और याद रखना अगली बार मेरी लव लाइफ पर कम और अपनी मार्कशीट पर ज्यादा ध्यान देना। अब खाओ ये कटलेट जो बर्बाद कर रखा है। सब चुपचाप कटलेट की तरफ देखते हैं, फिर एक साथ फुसफुसाते हैं। चलो। शर्मा सर भी कंफर्म हो गए और इसके साथ ही कैंटीन एक बार फिर हंसी से गूंज उठती है। प्राइवेट जेट, रात का वक्त, प्लेन की खिड़की के बाहर सब कुछ काला था। तारे भी जैसे चुप थे, मगर इस वक्त उस प्लेन में सबसे भारी चीज न आसमान था, न ऊंचाई, बस खामोशी। उर्वशी अपनी सीट पर सिर टिकाकर बैठी थी। आंखें बंद थीं, मगर वो सो नहीं रही थी। डेनिस की निगाहें बार बार उस पर जा रही थीं, जैसे उसकी चुप्पी को पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। डेनिस धीरे से बोला, वाइफी कुछ तो बोलो। उर्वशी ने आंखें खोलीं, उसकी ओर देखा और फिर खिड़की की ओर मुड़ गई। बोलने को बचा क्या है? उर्वशी के लहजे में ना चीख थी न सुकून, बस बर्फ जैसी ठंडी तासीर। डेनिस थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, तुम जानती हो ना, मैंने सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया। उस हवस के सौदागर को मिटा दिया, प्रेस, पब्लिक, नाम किसी की परवाह नहीं की। उर्वशी तेज आवाज में बोली, और जो मुझे झूठ में रखा उसका क्या? प्रिया का चैप्टर बच्चा, वो सब क्यों नहीं बताया पहले? डेनिस गहरी सांस लेते हुए बोला, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मुझे डर था वाइफी, डर कि तुम चली जाओगी। उर्वशी तीखी हंसी हंसते हुए बोली, और अब क्या सोच रहे हो? एक सॉरी से सब खत्म हो जाएगा। डेनिस का चेहरा सख्त हो गया। वो शांत था, मगर उसके भीतर आग थी, वो दर्द जिसे वो हजम नहीं कर पा रहा था। डेनिस शांत आवाज में बोला, मैं सॉरी नहीं मांग रहा हूँ, मैं हक मांग रहा हूँ। तुम्हारे साथ एक मौका, दोबारा। उर्वशी गुस्से में मुंह मोड़कर बोली, मौका? भरोसे का, जो आपने खुद ही तोड़ा। डेनिस जी, आपने मुझे उसी दुनिया में धकेल दिया जिससे मैं भाग रही थी। आप भी बस बाकी सब जैसे निकले। डेनिस की आंखें गहरी हो गईं। कुछ पल वो उसे देखता रहा, उसकी कांपती पलकों के पीछे छुपे तूफान को महसूस करता रहा, और फिर अचानक वो अपनी सीट से उठा, उर्वशी की ओर झुका और बिना कुछ कहे उसके होंठों पर एक गहरा किस रख दिया। उर्वशी पहले सन्न रह गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, शरीर अकड़ गया। ये किस प्यार नहीं था, ये जुनून था, जिद थी, सब्र का टूट जाना था। जैसे ही डेनिस पीछे हटा, उर्वशी उसे धक्का देकर खड़ी हो गई। आपको क्या लगता है एक किस से सब ठीक हो जाएगा? आप मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते डेनिस जी। डेनिस उसी तीव्रता में बोला, तो क्या करूं वाइफी? चुप बैठूं, तुम्हारी बेरुखी सहता रहूं? मैं भी इंसान हूँ, दर्द होता है जब तुम इस तरह बात करती हो, जैसे मेरा प्यार कभी कुछ था ही नहीं। उर्वशी की आंखों से आंसू बह निकले, पर वो उन्हें पूछने के बजाय डेनिस को घूरती रही। मैं टूट गई हूँ डेनिस जी, और आप बार बार मुझे वहीं ले जा रहे हो जहाँ मैं खुद से भी डरने लगी हूँ। आपका प्यार में मैं खुद को खो रही हूँ। वो गुस्से में पास की खाली सीट पर जाकर बैठ गई, पीठ डेनिस की ओर कर ली। डेनिस कुछ कदम उसके पास जाने के लिए बढ़ा, मगर फिर रुक गया। वो समझ गया, इस वक्त उर्वशी को सिर्फ उसकी नजदीकी नहीं, उसका सुकून चाहिए, जो उसने खुद ही छीन लिया था। कुछ मिनट दोनों के बीच कोई शब्द नहीं निकला। प्लेन के इंजन की गूंज और दिलों की धड़कनें एक साथ चल रही थीं। डेनिस अपनी सीट पर बैठा, आंखें बंद की और खुद से एक वादा किया, अब उसे शब्दों से नहीं, अपने हर फैसले से मनाऊंगा। वो मानेगी, पर जब मेरा प्यार उसके दर्द को मात देगा। प्लेन आसमान में आगे बढ़ता है और दोनों दिल अपने घावों को लेकर पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। वही सुबह का वक्त था। हवाओं में हल्की ठंडक और सूरज की सुनहरी किरणें कमरे के पर्दों से झांक रही थीं। डेनिस के शानदार फ्लैट में नीचे डाइनिंग एरिया में वकी और दादाजी बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दादाजी न्यूज़पेपर के पन्ने पलट रहे थे और विकी टोस्ट पर मक्खन लगाते हुए मोबाइल पर कुछ देख रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। एक सर्वेंट जल्दी से आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही सामने उर्वशी खड़ी थी, उसके बगल में डेनिस। विकी की नजर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठीं। वो तेजी से कुर्सी छोड़कर भागा और उर्वशी से लिपट गया। दी, व्हाट ए सरप्राइज! आप तो 10 दिन बाद आने वाली थीं। विकी की आवाज में खुशी छलक रही थी, मगर उर्वशी का चेहरा शांत नहीं था। उसने विकी को हल्के से खुद से दूर किया। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थीं, होंठ भींचे हुए थे। विकी, तुम अपना और दादाजी का सामान पैक करो। अभी। विकी ठिठक गया। क्या? लेकिन क्यों? हुआ क्या है दी? डेनिस ने गुस्से में उर्वशी की ओर देखा। उर्वशी,
ये जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं है। उर्वशी ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया, जैसे वो वहां हो ही नहीं। उसकी नजर सिर्फ विकी पर थी। विकी, मेरी बात सुनी नहीं तुमने? ऊपर जाओ और पैकिंग शुरू करो। दादाजी का भी सब ले लेना, हम यहाँ नहीं रहेंगे। डेनिस ने एक कदम आगे बढ़ाया, मगर फिर खुद को रोक लिया। उसके हाथ मुट्ठी में बंध गए थे। दादाजी धीरे धीरे कुर्सी से उठे और उनकी नजर बारीकी से दोनों पर गई। उन्होंने अपनी छड़ी से सहारा लेते हुए पास आकर पूछा, कुछ तो हुआ है तुम दोनों के बीच? ये चेहरा बहुत कुछ कह रहा है, बताओ क्या बात है? उर्वशी ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दादाजी की सादगी भरी पर पैनी नजरों के आगे उसकी दीवार टूट गई। आंखों में जमा आंसू आखिरकार बह निकले। उसने तेजी से आगे बढ़कर अपने दादाजी को कसकर पकड़ लिया। दादाजी, मुझे माफ करिएगा, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी। मैं डेनिस जी पर भरोसा कर बैठी। दादाजी का हाथ धीरे धीरे उसके सिर पर चला गया। बोलो बेटी, क्या हुआ? उर्वशी हिचकियों में बोल रही थी, पर शब्द अब रुक नहीं रहे थे। दादाजी, प्रिया, वो जो डेनिस की पुरानी जान पहचान थी, वो प्रेग्नेंट थी और डेनिस ने उसका अबॉर्शन करवा दिया, बिना उससे पूछे। बस अपने इमेज की खातिर। ये सुनते ही दादाजी की आंखों की चमक बुझ गई। उनका चेहरा एकदम कठोर हो गया। उन्होंने उर्वशी को खुद से अलग किया और डेनिस की तरफ बढ़े। उनकी नजर में अब सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। तुम जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। औकात से ऊपर उठकर खुद को खुदा समझने लगे हो। एक लड़की के शरीर को, उसकी मर्जी को यूं रौंद दिया तुमने, सिर्फ अपनी शोहरत बचाने के लिए। डेनिस ने फौरन जवाब देना चाहा। दादू, बात वैसी नहीं थी जैसे आप सोच रहे हैं। मैं एक शब्द और मत बोलो डेनिस। दादाजी ने उंगली उसकी तरफ उठाकर कहा, आज से तुम्हारा और हमारी उर्वशी का कोई रिश्ता नहीं, और अगर तुमने दोबारा जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, तो तुम्हें अपने सामने मैं खड़ा मिलूंगा। और तब मैं सिर्फ उर्वशी का दादा नहीं रहूंगा, एक हथियार बन जाऊंगा। विकी अब तक समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, मगर जब उसने उर्वशी की आंखों में देखी वो सच्चाई, तो वो बिना कुछ कहे कमरे में भागा। सामान पैक करने के लिए डेनिस हक्का बक्का खड़ा था। वो अब तक खुद को संभाले हुए था, मगर अब उसका गला भर आया था। उसने फिर से दादाजी की ओर देखा। मैंने गलती की है, मैं मानता हूँ, लेकिन उर्वशी से प्यार में मैंने खुद को बदला है। आप लोगों की इज्जत की, आपके रीति रिवाज अपनाए, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे अपनाए। आपने एक बार मेरी बात भी नहीं सुनी। दादाजी ने बेहद शांत लहजे में कहा, तुम्हारा पश्चाताप सिर्फ जुबान पर है बेटा, दिल में होता तो आज तुम हमसे सच नहीं छुपाते। अब बहुत देर हो चुकी है। वो उर्वशी की ओर मुड़े और कहा, चलो बेटी, बहुत सहा तुमने, अब और नहीं। उर्वशी ने एक बार पीछे मुड़कर डेनिस को देखा। उसके चेहरे पर नफरत नहीं थी, बस एक गहरा खालीपन था। वो सब कुछ कह रहा था और डेनिस की आंखें उसे रोकने की हर कोशिश कर रही थीं, मगर शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ ही देर में विकी आया, 2 ट्रॉलीज और दादाजी का ब्रीफकेस लेकर। सर्वेंट्स चुपचाप किनारे खड़े थे, किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। डेनिस एक आखिरी बार उर्वशी की तरफ बढ़ा। प्लीज, कम से कम एक बार मेरी आंखों में देखो और बताओ, तुम मुझसे अब भी प्यार नहीं करती? उर्वशी रुकी, मगर बिना मुड़े बोली, प्यार मैंने किया था डेनिस जी, लेकिन अब मुझे खुद से भी डर लगता है कि कहीं फिर उस प्यार में मैं अपने आप को न खो दूं। और वो चल पड़ी, विकी और दादाजी के साथ, उस दरवाजे से बाहर जिससे उसने कभी डेनिस के साथ नई जिंदगी का सपना देखा था। दरवाजा बंद हो गया और डेनिस वहीं खड़ा रह गया, अकेला। उसकी दुनिया का शोर अब एक खामोश तूफान बन चुका था। डेनिस अब भी दरवाजे की ओर देख रहा था, जहां से उर्वशी चली गई थी। उसके चेहरे पर सन्नाटा था, आंखों में गुस्सा और दर्द की मिलीजुली लकीरें। धीरे धीरे उसने अपने गाल से बहते आंसू को पोंछा और बुदबुदाया, उर्वशी, तुमने मेरे अंदर के शैतान को जगा दिया है, जिसे मैंने बहुत गहराई में दफन कर दिया था। अब देखना, मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम्हें खुद मेरे पास लौटना पड़ेगा। इतना कहकर वो तेजी से मुड़ा और अपने ड्राइवर को आवाज दी, ओबेरॉय इंडस्ट्री चलो। फिर वो अपनी कार में बैठकर ओबेरॉय इंडस्ट्री निकल पड़ी। डेनिस की आंखों में अब प्यार नहीं, गुस्से की आग थी। उसकी उंगलियां बार बार सीट के हैंडल पर कस रही थीं। दूसरी तरफ ओबेरॉय इंडस्ट्री के टॉप फ्लोर पर विक्रांत अपने कैबिन में बैठा था। लैपटॉप पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खोलकर डील्स पर काम कर रहा था। तभी अचानक दरवाजा बिना खटखटाए खुला और डेनिस अंदर घुसा। वो काउच पर आकर धड़ाम से बैठा और जोर से बोला, भाई, सब बर्बाद हो गया।
उर्वशी मुझे छोड़ के चली गई। विक्रांत ने एक नजर डेनिस पर डाली। उसका सूजा चेहरा, बिखरे बाल और आंखों में डूबा दर्द किसी भी फिल्मी मजनू से कम नहीं लग रहा था। विक्रांत शांत तरीके से लैपटॉप बंद करता है, अपनी चेयर से उठता है और दोनों हाथ जेब में डालकर कहता है, हम तो उर्वशी तुझे छोड़ के चली गई? वाह, कमाल है, बधाई हो। चलो अब मस्त जिंदगी जी, पार्टी कर, एंजॉय कर। डेनिस ने गुस्से से विक्रांत की ओर देखा। भाई, तुम कैसे बातें कर रहे हो? मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? विक्रांत थोड़ी देर तक उसकी शक्ल देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए अपने कबर्ड से वाइन की बोतल और 2 गिलास निकाले। वो टेबल पर बोतल रखता है और काउच पर डेनिस के पास बैठकर दोनों गिलासों में वाइन भरता है। डेनिस, उसने गिलास उसे थमाते हुए कहा, कभी कभी ना किसी चीज से दूर जाना जरूरी होता है ताकि उसकी अहमियत समझ आ सके। उर्वशी को वक्त दो, वो अभी टूटी हुई है। उसे तुम्हारे प्यार पर विश्वास तो है, लेकिन भरोसा डगमगाया है। उसे खुद से भी सवाल है, तुम्हें नहीं, खुद को भी माफ करना मुश्किल है उसके लिए। डेनिस ने गिलास हाथ में लेते हुए एक गहरी सांस भरी। लेकिन मैं उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाऊंगा भाई। मैं हर पल बस उसके पास जाना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। विक्रांत ने एक घूंट लिया और गहरी नजर से उसे देखा। इसलिए मैं कहता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। कुछ वक्त के लिए दूर हो जाना ही सही रहेगा। दुबई में एक डील है, फाइनल करना है। मैं खुद जाने वाला था, लेकिन अब तुम जाओ, कुछ वक्त वहां बिताओ, अपना ध्यान काम में लगाओ। जब लौटोगे तो शायद उर्वशी का दिल भी थोड़ा ठंडा पड़ चुका होगा और तुम्हारा गुस्सा भी। डेनिस ने कुछ पल सोचा, फिर धीमे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन याद रखना भाई, मैं उर्वशी को किसी कीमत पर खोने वाला नहीं हूँ। मैं उसके लिए लड़ूंगा, पूरी दुनिया से, यहाँ तक कि खुद उससे भी। विक्रांत ने तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए गिलास उसकी ओर उठाया। और यही जज्बा मुझे पसंद है तुझमें, लेकिन ये जज्बा सिर्फ तब तक अच्छा है जब तक तू खुद को बर्बाद न कर दे। डेनिस ने एक घूंट में वाइन खत्म की और खड़ा हो गया। मैं जाने की तैयारी करता हूँ, शाम की फ्लाइट ले लूंगा। विक्रांत ने उसकी पीठ पर हल्की सी थपकी दी। गुड, जा, और तब तक मत लौटना जब तक अपने दिल और दिमाग दोनों को ठीक से सेट न कर लो। डेनिस ने सिर हिलाया और तेजी से कैबिन से निकल गया। विक्रांत उसकी पीठ देखता रहा और फिर खुद बुदबुदाया, दिल टूटे हुए लोगों से बड़ा खतरा किसी को नहीं होता, और डेनिस अब सिर्फ आशिक नहीं, शैतान बन चुका है। अब देखना है कि उसकी मोहब्बत किसे बचाती है और किसे तबाह करती है। डेनिस भारी कदमों से अपने घर में एंटर हुआ। दरवाजा बंद करते ही सन्नाटा उसके कानों में गूंजने लगा। कुछ भी बदला नहीं था, सिर्फ एक चीज नहीं थी अब, उर्वशी। वो सीधे अपने कमरे में गया और जैसे ही दरवाजा खोला, एक अजीब सी बेचैनी उसके सीने में उतर आई। कमरा पूरी तरह वैसा ही था जैसे उर्वशी के साथ बिताए गए आखिरी पल में था। उसकी चूड़ियों की खनक, सब कुछ अब भी उसकी मौजूदगी को जिंदा रखे हुए थे। डेनिस ने अपना सूटकेस खोला और कपड़े रखने लगा, मगर हर चीज उसे उसकी याद दिला रही थी। जैसे ही उसने अपनी ब्लैक शर्ट निकाली, उसे याद आया उर्वशी को ये शर्ट सबसे ज्यादा पसंद थी। जब पहली बार उसने पहनकर पूछा था, कैसी लग रहा है, तो उर्वशी ने आंखें चमकाते हुए कहा था, बिल्कुल जैसे मेरे हीरो हो आप। डेनिस बैठ गया बिस्तर पर उसी तरफ जहां उर्वशी सोया करती थी। तकिया उठाकर देखा, अब भी उसकी खुशबू उसमें बसी थी। वो खुद को रोक नहीं पाया। तकिया सीने से लगाकर आंखें बंद कर लीं। उसे उनकी फास्ट नाइट याद आई। हर कोना, हर छुअन, हर मुस्कान उसकी आंखों के सामने थी। डेनिस का दिल भारी हो गया। उसने बालकनी की ओर देखा, जहां उर्वशी हर सुबह खड़ी होकर कॉफी पीती थी और उससे प्यार से 5 मिनट लड़ती थी। तुमने सब कुछ कितनी आसानी से खत्म कर दिया वाइफी। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान भी कुछ ही पल में आंसुओं में बह गई। तू सच में चली गई, डेनिस बुदबुदाया, जैसे खुद से ही बात कर रहा हो। वो उठा, वार्डरोब से एक डब्बा निकाला जिसमें उनकी शादी की तस्वीरें रखी थीं। एक एक करके सब देखने लगा। हर तस्वीर में एक कहानी थी, एक जज्बा था, और अब सिर्फ यादें थीं। कुछ पल के लिए लगा जैसे उर्वशी अभी भी यहीं है। वो कमरे में घूमा जैसे उसे ढूंढ रहा हो, लेकिन हर बार सिर्फ खामोशी उसका जवाब बनकर सामने खड़ी होती। फिर वो उठा, अपनी आंखें पोंछीं और ठान लिया, वो टूटेगा नहीं। उसने सूटकेस बंद किया और गहरी सांस ली। अब ये सफर सिर्फ बिजनेस का नहीं होगा, ये सफर खुद को साबित करने का होगा। और एक दिन उर्वशी खुद लौट कर आएगी। कमरे का लाइट ऑन ऑफ करते हुए उसने एक आखिरी बार उस बिस्तर को देखा और दरवाजा बंद कर दिया।
अंधेरे कमरे में अब सिर्फ यादें रह गई थीं। ओबेरॉय विला। शाम की हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज भी धीरे धीरे बादलों के पीछे जा छुपा था, जैसे कह रहा हो, अब मेरी छुट्टी, अब इनकी मस्ती शुरू। विक्रांत का विला जितना क्लासिक था, उतना ही खूबसूरत उसका गार्डन भी। फूलों की खुशबू, चारों तरफ हरियाली और बीचों बीच दौड़ती भागती अंशा। लेकिन अंशा अकेली नहीं थी, उसके साथ बेबीज भी थे। अरे पकड़ के दिखाओ मुझे, अंशा ने अपनी फ्लोरल फ्रॉक पकड़कर भागते हुए चिल्लाया। पीछे से पेप्सी दौड़ रहा था, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसकी जीभ लटक रही थी। हाफ हाफ, मम्मा ये जुल्म है, अपने बच्चे पर तरस खाओ। उधर सैंडी ने अंशा को रुकवाने का शातिर तरीका अपनाया। एकदम पीछे से आकर जोर से म्याऊं की और फिर छलांग मार दी। अरे माँ, मेरी कमर! अंशा हंसते हंसते जमीन पर गिर गई और सैंडी उसके पेट पर आकर बैठ गई। देखा मम्मा, सैंडी ओबेरॉय का कमल, सैंडी ने अकड़ते हुए कहा और अपनी नन्ही सी जीभ अंशा को चिढ़ाने लगी। ओहो मैडम, तुम तो मेरे अंदर कीमतर इंडिया जगा रही हो। रुक जा, अभी की अभी तेरे ऊपर गणित की किताब गिरा दूंगी। मैंगो वहीं किनारे लेटा सब देख रहा था। इतना रॉयल और सुथरा बैठा था जैसे जंगल का राजा नहीं, कोई महाराजा मिस इंडिया का जज हो। चलो उठो सब, अब मेरी बारी है पकड़ने की, अंशा ने जोर से कहा और तीनों की हालत खराब। सैंडी खिसकती हुई बोली, म्याऊ, इससे पहले कि ये पकड़ के मुझे नहला दे। पेप्सी ने मुड़कर कहा, मम्मा कभी सीरियस गेम भी खेला करो, ये पकड़म पकड़ाई में मेरा पेट हिलने लगा है। मैंगो, जो अब तक बैठा था, अचानक ही पंजों पर खड़ा हुआ और जोर से दहाड़ा। अब तो मैं भागूंगा ही नहीं, मेरी टांग कांपने लगी है। अंशा ने एक आंख मिचकाई और बोली, किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें खेलना ही पड़ेगा, समझे? तीनों बेबीज एक लाइन में खड़े हो गए, जैसे स्कूल प्ले में हिस्सा ले रहे हों। सैंडी ने झुकते हुए आंखें तिरछी की, एक हाथ कमर पर और दूसरे से हवा में इशारा करते हुए बोली, हब्बी ना करो ना ऐसा, मैं संभाल नहीं पाऊंगी। और पीछे से पेप्सी ठाका लगाकर गिर पड़ा। पेप्सी ने अपनी जगह ली और लड़खड़ाते कदमों से चला। एकदम ओवर एक्टिंग। हब्बी प्लीज मुझे जाने दो, मैं तो बस अपनी किताब लेने आई थी। अंशा की हंसी रुक नहीं रही थी। अब बारी थी मैंगो की। मैंगो ने पहले तो अपने बाल झटके, फिर अपनी भारी भरकम चाल में धीरे धीरे चलने लगा। हाय मेरी टांगे, हब्बी की मोहब्बत में मैं थर्र थर्र कांप रही हूँ। और कहते कहते गिर पड़ा। इतना ड्रामा कि खुद अंशा ने तीनों को घूरते हुए कहा, हब्बी को आने दो, उनको सब बताती हूँ, उनके बेबीज कितने शैतान हो चुके हैं। सैंडी और पेप्सी पेट पकड़कर हंस रहे थे। सैंडी ने अपनी पूंछ लहराई और चिढ़ाते हुए बोली, मम्मा आप तो वैसे भी हर सुबह हमारे सामने ऐसे ही लड़खड़ाती है, कभी स्नीकर्स ढूंढते गिरती हो, कभी सॉक्स ढूंढते हुए। अंशा ने आंखें फैलाकर कहा, अबे चुप, शैतान कहीं के। पेप्सी बोला, वैसे मम्मा आप डैडी को देखकर ऐसी क्यों हो जाती हो जैसे मोबाइल नेटवर्क चला गया हो? क्योंकि जब वो सामने होते हैं तो दिमाग कहता है भाग और दिल कहता है ठहर जा, छू ले जरा। सैंडी ने जोर से ताली मारी। ऑफो, ये तो पूरी मोहब्बत की कविता है। अंशा ने पेप्सी को गोद में उठाया और बोली, मेरे बेबीज तुम लोग हो ना, तो मैं जो चाहूँ वो बन सकती हूँ। स्टूडेंट, प्रेमिका, टॉम एंड जेरी की मिक्स वर्जन। मैंगो अपनी भारी सी आवाज में बोला, हम भी बहुत खुश हैं कि हमें एक पागल सी मम्मा मिली है, जो हमें गले लगाती है, डांटती भी है, लेकिन सबसे ज्यादा हमसे बात करती है। अंशा ने सबको गले से लगा लिया। चारों एक प्यारे से ग्रुप हग में थे, जिसमें म्याऊ, वूफ, गुर्र सब मिला हुआ था। अगले ही पल सैंडी फिर शरारती हो गई। चलो अब मम्मा की स्पेशल क्लास लें, हब्बी से लड़ने के 100 तरीके। पेप्सी उछलते हुए बोला, पहला तरीका, आंखें बड़ी बड़ी करके बोलो, हब्बी आप ठरकी हो। मैंगो ने जोड़ा, और फिर अगर काम ना बने तो गिर जाओ बेड पे और बोलो, मेरी सारी हड्डियां टूट गईं। अंशा ने सिर पीट लिया, तुम लोग तो मेरे फ्यूचर के दुश्मन हो। विक्रांत सर ने देख लिया ना तो तुम तीनों के साथ मेरा भी एडमिशन करवा देंगे बोर्डिंग स्कूल में। सैंडी ने आंख मारी, डैडी हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमें कहीं नहीं भेजेंगे। और चारों फिर से खेलने लगे, कभी दौड़ते, कभी लुढ़कते, कभी खिलखिलाते। शाम की हवा अब और ठंडी हो चली थी, लेकिन इन चारों की मस्ती से वो भी गर्म हो गई थी। थक कर अंशा घास पर लेटी थी, सिर के पास पेप्सी, पेट पर सैंडी और पैरों के पास मैंगो लेटा था। चारों को बस एक ही चीज चाहिए थी, एक दूसरे का साथ, थोड़ी सी पागलपन और बहुत सारा प्यार। अंशा ने कुछ सोचा और बेबीज को लेकर विला के अंदर पहुंच गई। अंशा चिल्लाते हुए बोली,
आज विक्रांत सर के लिए मैं खुद डिनर बनाएगी। पूरे जोश के साथ वो अपने लंबे बालों को एक मेसी बन में समेटती हुई विला के चमचमाते किचन में घुस गई। अंदर घुसते ही सर्वेंट्स और प्रोफेशनल शेफ की हालत खराब। सब ऐसे खड़े थे जैसे किसी युद्ध भूमि में जाने से पहले सैनिक खड़े रहते हैं। एक दूसरे की शक्ल देखकर डर से थर थर कांप रहे थे। मैम, बेंस ने तो मना किया है ना आपको किचन में, एक शेफ ने डरते डरते कहा। ओ हेलो, तुम्हारे बेंस मेरे हस्बैंड है, कोई जेलर नहीं। और फिर मैं कोई कांच की गुड़िया थोड़ी हूँ जो टूट जाऊंगी, अंशा ने क्यूट फेस बनाकर कहा और फ्रीज खोलकर अंदर झांकने लगी। हम चिकन, बेबी कॉर्न, चीज, ठीक है, आज कुछ तड़कता भड़कता बनती हूँ। सैंडी, पेप्सी और मैंगो भी पीछे पीछे किचन में घुस आए थे। पेप्सी तो किचन के कोने में बैठकर टेल हिला हिला कर अपनी मम्मा को गौर से देख रहा था, जैसे कह रहा हो अब शुरू होगा बवाल। मैंगो उसका रॉयल ठाट था। वो किचन के ठीक बीच में लेट गया, मानो कह रहा हो मम्मा आप बनाओ, हम टेस्ट करेंगे। सैंडी ने झट से किचन के स्लैब पर छलांग लगाई और बोली, मम्मी आप तो डैडी की लाडली हैं, फिर ये सब क्यों? अरे मेरी प्यारी सैंडी, तुम नहीं समझेगी, तुम्हारे डैडी ने एक नंबर के ठरकी है, अंशा ने हंसते हुए कहा। कहते हैं तुम्हारी नाजुक उंगलियां सिर्फ मेरी शर्ट के बटन खोलने के लिए बनी है, बर्तन धोने के लिए नहीं। अफो, कितना डायलॉग बाज है मेरे हब्बी। सैंडी म्याऊं म्याऊं करके हंसने लगी। पेप्सी ने अपनी जुबान बाहर निकालकर जोर की हंसी में भौंक दिया और मैंगो वो अपने भारी भरकम पंजे से सिर पकड़कर लेट गया, जैसे उसे ठरकी शब्द का मतलब समझ आ गया हो। अंशा हंसती गुनगुनाती किचन में घूम रही थी। सॉस पैन में तेल डालते हुए बोली, आज हब्बी को मैं बनाकर दिखाऊंगी, सिर्फ खाना नहीं, पूरा माहौल। खाने से पहले ही घुटनों पे आ जाएंगे विक्रांत सर। सर्वेंट्स अब भी लाइन में खड़े एक दूसरे की शक्ल देखकर सोच रहे थे, आज तो नौकरी गई। तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो जैसे मैं सीआईडी की पूछताछ करने आई हूँ? अंशा ने चिमटे से चिकन पलटते हुए पूछा। मैम, अगर बायंस को पता चला कि आपने उंगली उठाकर भी कुछ किया तो वो हम सबकी, मतलब हमारी हालत खराब कर देंगे, एक सर्वेंट ने कांपते हुए जवाब दिया। हो बाप रे, तुम सब तो मुझसे भी ज्यादा विक्रांत सर से डरते हो। फिर आंखों को नचाते हुए बोली, चिल, मैं सब संभाल लूंगी। इतने में अंशा बेफिक्री से कटिंग बोर्ड पर लहसुन काट रही थी और चपाक, एक हल्की चीख के साथ अंशा की दाहिने हाथ की उंगली कट गई। ओह शिट, उसने जल्दी से हाथ पीछे खींचा। वही 1 घंटे बाद विक्रांत ने जैसे ही विला के मेन गेट में एंट्री ली, पूरी विला में एक सर्द सा सन्नाटा था। उसके काले शूज की टिक टिक की आवाज जैसे हर कोने से टकरा रही थी। विला की हवाओं में घुली अंशा के हाथों की बनी खाने की खुशबू, सब कुछ एकदम परफेक्ट था, सिवाय एक चीज के, अंशा कमरे में नहीं थी। विक्रांत जब कमरे में पहुंचा तो उसका माथे पर शिकन पड़ चुकी थी। अंशा कमरे में क्यों नहीं है, उसके दिमाग में सवाल गूंजा। विक्रांत ने फिर कोट पर्स निकालकर बेड पर फेंकते हुए सीधा बाथरूम में घुस गया। शावर ऑन किया, मगर उसका ध्यान पानी की ठंडक पर नहीं था। वो तो उस आदत की कमी पर अटका था जो उसने खुद बनवाई थी कि जब वो थका हारा ऑफिस से लौटे तो उसकी स्वीट हार्ट, उसकी अंशा उसकी बाहों में हो। शावर के बहते पानी में उसका गुस्सा और बढ़ रहा था। मैंने साफ साफ कहा था अंशा से, ऑफिस से आते ही उसे कमरे में रहना है ताकि हम। उसकी आंखों में जुनून भड़क उठा। बाथरूम से बाहर आते हुए उसने एक काली शर्ट और पैंट पहनी। बालों से पानी की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ एक भाव था, गुस्सा। वो कमरे से सीधा लिफ्ट की तरफ गया और लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच और सीधे डाइनिंग हॉल की तरफ गया। डाइनिंग हॉल में फैली टेस्टी खाने की खुशबू उसकी नाक में घुली, मगर दिल ने अब भी राहत नहीं पाई थी। डाइनिंग टेबल के पास अंशा खड़ी थी, सिल्क की हल्का पिंक फ्रॉक ड्रेस, खुले बाल और होठों पर शर्मीली मुस्कान। जैसे ही विक्रांत ने उसे देखा, उसकी आंखों की कोरें ठंडी हो गईं, लेकिन लहजा अब भी बर्फीला था। वो सीधा उसके पास गया, एक कदम की दूरी पर रुककर धीमे मगर खौफनाक टोन में बोला, स्वीट हार्ट, तुम रूम में क्यों नहीं थी? अंशा ने हल्की सी मुस्कान के साथ शर्माते हुए जवाब दिया, मैं आपके लिए डिनर बना रही थी, सरप्राइज देना था। विक्रांत की आंखें एक पल को उसके चेहरे से खिसक कर उसके हाथों तक गईं और वहीं अटक गईं। बाएं हाथ की उंगली पर बंधी सफेद बैंडेड को देखकर जैसे ही उसकी नजर टिकी, उसकी आंखों की चमक बुझ गई। ये बैंडेड क्यों बंधी है? उसका स्वर अब और भी ठंडा हो चुका था, लेकिन उसमें छुपा आग का दरिया साफ सुनाई दे रहा था। अंशा मासूमियत से बोली,
वो जब मैं लहसुन काट रही थी तो हल्की सी कट लग गई। बहुत छोटा है हब्बी, बैंडेड भी बस पेप्सी के कहने पर लगाई। बस इतना सुनना था कि जैसे कोई बवंडर उठ खड़ा हुआ हो। विक्रांत ने एक पल में पूरी डाइनिंग टेबल पर रखा खाना, प्लेटें, गिलास, सब कुछ जोरदार झटके में उल्टा दिया। टेबल की टांगें जमीन से जोर से टकराई और एक भयानक आवाज पूरे डाइनिंग हॉल में गूंज गई। अंशा चीख तक न सकी, बस कांपती रह गई। सैंडी, पेप्सी और मैंगो भी डरकर अंशा के पीछे छुप गए। पेप्सी ने हल्की सी गुर्राहट दी, लेकिन तुरंत चुप हो गया, सेंसिंग विक्रांत का पागलपन। विक्रांत का चेहरा अब पसीने और गुस्से से लाल हो चुका था। किसने तुम्हें किचन में जाने दिया? कौन था वहां? उसकी आंखें सर्वेंट्स पर घूमी, जो डाइनिंग हॉल के कोने में सहमे खड़े थे। बेंट्स, माफ कीजिए, हम मना करने की कोशिश। आउट, सब के सब, इसी वक्त। तुम सब जानब से बाहर हो, अब। विक्रांत की आवाज में इतना जहर था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। सारे शेफ और सर्वेंट्स डरते डरते सर झुकाए वहां से निकल गए। अब पूरा हॉल एकदम खामोश, सिर्फ विक्रांत की तेज सांसों की आवाज और अंशा की घबराई हुई आंखें। वो उसकी तरफ बढ़ा, एक हाथ से अंशा की कलाई पकड़ी, इतनी जोर से कि अंशा हल्की सी दर्द से सिसक उठी। मैंने कहा था ना, तुम्हें किचन में कदम भी नहीं रखना है। तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरी चीज पर कोई खतरा मैं बर्दाश्त नहीं करता। कोई भी चोट, दर्द, वो मेरी हद लांघने जैसा है। ये उंगली सिर्फ मेरे हाथ थामने के लिए बनी है, सब्जी काटने के लिए नहीं। अंशा कांपते हुए बोली, माफ करिए, मैं सिर्फ आपको खुश करना चाहती थी। मुझे तुम्हारा बना खाना नहीं चाहिए, अगर उसके बदले तुम्हें खून बहाना पड़े। उसने उसका हाथ धीरे से छोड़ते हुए कहा, लेकिन आंखों का जुनून अब भी कायम था। उसने अंशा के चेहरे को हथेली में थामा, लेकिन अब भी सख्त लहजे में बोला, मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा चाहता हूँ अंशा। अगर तुम फिर से मेरी बात नहीं मानी तो मुझे खुद पर भी कंट्रोल नहीं रहेगा। अंशा ने हिचकी लेते हुए सिर हिलाया। उसके पीछे सैंडी उसके पांव से चिपक गई। पेप्सी धीरे धीरे अंशा के पैरों को चाटने लगा और मैंगो अपनी भारी सांसों के साथ बस देखता रहा। तीनों सब समझ रहे थे, डैडी मम्मा से पागलों की तरह प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार अब हद से ज्यादा पजेसिव हो चुका था। कमरे का दरवाजा हल्की सी लात से बंद हुआ। विक्रांत की बाहों में सिकुड़ी अंशा की धड़कनें अभी भी तेज थीं। डर अब भी उसकी पलकों से झांक रहा था, लेकिन विक्रांत के चेहरे पर कुछ और ही था। गुस्से की जगह अब जुनून था, पजेसिवनेस थी। वो दीवानगी थी जो सिर्फ अंशा के लिए थी। वो धीरे से उसे बेड पर बैठाता है, फिर खुद घुटनों के बल उसके सामने बैठ जाता है। देखो, उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी, बस पक्की धार थी। अगर तुम मेरी हो तो पूरी हो, आधी अधूरी बातें मैं बर्दाश्त नहीं करता। अंशा की आंखें झुकी थीं, होंठ सूखे हुए, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से आंखें मूंद ली, जैसे कह रही हो, ठीक है, जो करना है करो। विक्रांत ने उसकी उंगली को उठाया, जिस पर अभी भी बैंडेड बंधा था। कितनी बार कहा है, मैं तुम्हें चोटिल नहीं देख सकता। उसने धीरे से उसकी उंगली चूमा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? जब तुम तकलीफ में होती हो तो मेरी रगों में आग लग जाती है। उसकी सांस अंशा की गर्दन को छू रही थी। अंशा हल्की सी कांपी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। विक्रांत धीरे से उसके चेहरे के पास झुका, आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास मुझे रोकने का कोई हक नहीं है स्वीट हार्ट। तुम मेरी हो, मेरी दुनिया हो, तुम्हारे हर हिस्से पर सिर्फ मेरा हक है। ऐ अंशा ने डर और चाहत के उस अजीब से मेल में आंखें बंद कर ली। विक्रांत ने उसकी पलकों पर एक लंबी धीमी सी किस रख दी। तुम्हारी खामोशी मुझे इजाजत दे रही है और तुम्हारा कांपना मुझे और करीब खींच रहा है। विक्रांत अब अंशा की कमर में हाथ डालकर उसे धीरे से बेड पर लिटा चुका था। उसके चेहरे पर सॉफ्टनेस नहीं थी, आंखों में अब भी वो जलन थी, उस सोच की कि अगर दुनिया की कोई भी चीज अंशा को छुए तो वो उसे जला देगा। तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं क्यों करता हूँ? ये गुस्सा, ये पजेसिवनेस? विक्रांत ने धीरे से अंशा के बालों में उंगलियां फिराई। क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा कुछ है ही नहीं। अंशा की आंखों से एक मोती निकला जो तकिए में समा गया। वो पहली बार बोली, हब्बी मुझे डर लग रहा है। विक्रांत झुका, उसके माथे को चूमा। डरना नहीं है स्वीट हार्ट, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मैंने छूना है और सिर्फ मैं ही छूंगा। विक्रांत अब भी उसे देख रहा था, जैसे उसे निगल लेना चाहता हो। उसकी उंगलियां अंशा की पीठ पर फिसलती चली गईं और वो धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम्हें सिर्फ मेरी बाहों में रहना है, हमेशा के लिए। कमरे की सारी लाइट्स डिम थी।
बस बेड के पीछे लगी वार्म येलो लाइट अंशा के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में झिझक थी, लेकिन वो चुप थी। विक्रांत की बाहों में फंसी थी, जैसे कोई रेशमी डोरी उसे मजबूती से थामे हुए हो। विक्रांत उसके बेहद करीब था। उसकी सांसें अंशा की गर्दन से टकरा रही थीं। अंशा की धड़कनें बेकाबू थीं और दिल की गहराई में एक हल्का डर सा बैठा था। वो डर जो किसी के हद से ज्यादा प्यार करने पर होता है। तुम्हें पता है, जब तुम मुझसे दूर होती हो, मेरी रगों में खून नहीं, आग बहती है। विक्रांत ने उसकी ठुड्डी को उठाकर उसकी आंखों में देखा। अंशा के गले से कोई आवाज नहीं निकली, बस आंखों ने सवाल किया, इतना क्यों? वो मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में सॉफ्टनेस नहीं थी। वो एक पागलपन था, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारा हर सांस, हर धड़कन, हर स्पर्श सिर्फ मेरा हक है उस पर। वो अंशा के होंठों पर झुका और एक धीमा लंबा किस उसके होंठों पर छोड़ा, लेकिन अंशा की आंखें अब भी खुली थीं। वो उसका ओम सेशन महसूस कर रही थी। हर टच में, हर स्पर्श में एक हक था, एक जिद थी जो कभी थमती नहीं। मैं तुम्हें खोने का ख्याल भी नहीं सह सकता, स्वीट हार्ट, विक्रांत फुसफुसाया। उसकी उंगलियां अंशा की पीठ पर चल रही थीं और अब वो खुद को धीरे धीरे विक्रांत के हवाले कर रही थी, लेकिन कहीं अंदर से कोई हिस्सा अभी भी कांप रहा था। ये प्यार है या पागलपन? विक्रांत ने उसकी ड्रेस रिमूव कर दी और उसके ऊपर आकर अपना वाइल्ड लव जताने लगा। अंशा की सिसकियां सब बता रही थीं विक्रांत के रोमांस कितना वाइल्ड है। पूरी रात विक्रांत अंशा पर हावी रहा। सुबह की नर्म धूप में विला के गार्डन की घास ठंडी और मुलायम लग रही थी। झूले पर मैंगो किसी राजा की तरह लेटा था, एक पंजा नीचे लटकाए हुए। पेप्सी सामने की घास पर पेट के बल लेटा था और सैंडी हमेशा की तरह झूले की चेन पर चढ़कर खुद को झूला रही थी। सैंडी ने आंखें मिचमिचाते हुए उबासी ली। ओ मम्मा, क्या रात थी। मम्मा ने तो सोचा था कि बैंडेड लगाकर बात खत्म, लेकिन डैडी ने तो पूरी फिल्म ही बना दी डाइनिंग हॉल में। पेप्सी ने हंसते हुए कहा, डाइनिंग टेबल को ऐसा फेंका जैसे कोई WWE का फाइनल मैच चल रहा हो। और उन बेचारों शेफ लोगों का क्या हाल किया, निकाल दिया। मैंगो ने भारी आवाज में कहा, मैं तो डर ही गया था यार। मम्मा की उंगली में चोट देखकर तो मुझे लगा था डैडी फर्स्ट एड बॉक्स लाएंगे, लेकिन ये क्या, सीधा डाइनिंग टेबल ही पलट दिया। पेप्सी मुस्कुराते हुए बोला, ये सब डैडी ने इसलिए किया क्योंकि उनसे मम्मा की चोट बर्दाश्त नहीं होती। मेरी क्यूट डैडी। वही दूसरी तरफ सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर विक्रांत के कमरे में आ रही थी। हवा में हल्का गुलाब का अरोमा फैला हुआ था, अंशा की फेवरेट परफ्यूम की खुशबू। विक्रांत बाथरूम के सामने खड़ा था। ब्लैक शर्ट के बटन बंद करते हुए उसकी आंखों में अब भी कल रात की सख्ती थी। चेहरा बिल्कुल शांत, लेकिन भीतर गहराई में कुछ उबलता हुआ। बेड पर बैठी अंशा ने आंखें मलते हुए उठकर एक प्यारी सी उबासी ली, फिर मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर मूडी सिंह ओबेरॉय। विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक ठंडी सी नजर डाली और वापस मिरर की तरफ देखने लगा। अंशा खिसकती हुई बेड से उतरी, खुद को ब्लैंकेट से कवर करके विक्रांत के पास लड़खड़ाते हुए आई और उसकी पीठ पर थपथपाया। आप अभी तक गुस्से में हो क्या? वो भोलेपन से बोली, अरे बाबा, बैंडेड तो बस छोटी सी चोट के लिए लगाई थी। अब आप इतने बड़े डाइनिंग टेबल को ही उठाकर फेंक दोगे तो बेचारे टेबल का क्या कसूर? विक्रांत ने एक हल्की सांस छोड़ी, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसका चेहरा अब भी गंभीर था। वैसे आपने देखा था ना कितना टेस्टी बनाया था मैंने खाना। शेफ तो वैसे भी नमक कम डालते थे, अब मैं तो स्पेशल लव मिलाकर बनाती हूँ। विक्रांत ने उसकी तरफ घूरा। अपने नाजुक हाथों से खाना बनाने की इजाजत किसने दी थी तुम्हें? अंशा झट से मुस्कुरा दी। आपने दिल चुराने की इजाजत कब दी थी? फिर भी ले लिया ना। वो बातों से उसके दिल में घुसने की कोशिश कर रही थी। विक्रांत ने एक झटके से मुंह घुमा लिया, लेकिन अंशा कहाँ हार मानने वालों में से थी। उसने अचानक विक्रांत के चारों ओर अपनी बाहें लपेट दी और उसका सिर अपनी पीठ से टिका दिया। अब मान भी जाइए ना, मैं डर गई थी कल रात, सच में, लेकिन अब मैं आपको और गुस्सा नहीं दिलाऊंगी, पक्की बात। विक्रांत ने मिरर के जरिए उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में मासूमियत का सागर था और हल्का सा डर भी, पर सबसे ऊपर था उसका चुलबुला प्यार। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बाथरूम की ओर बढ़ा। अंशा झट से पीछे आई। शावर तो मैं भी लूंगी। विक्रांत ने बिना मुड़े कहा, तुम्हारा हाथ बैंडेड में है, रहने दो। अंशा आंखें तरेर कर